सिर्फ मुसलमान के नाम पर ही वीडियो क्यों बना रहे हैं, और क्या ये मतलब बायस्ड है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए आप बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरी फैमिली में खराबी है, वो जब तक नहीं सुधारूंगा मैं किसी और की फैमिली को नहीं बोल सकता। मुसलमान मेरी फैमिली है, बिल्कुल। अगर मैं उनको नहीं सुधार सकता, मैं उनके मुद्दे सही तरीके से नहीं उठा सकता, तो मैं किसी और धर्म के मुद्दों को, किसी और धर्म की गलतियों को नहीं गिना सकता। तो शिवसेना और मनसे जैसी पार्टी जो है वो मराठी प्राइड को लेकर उन्होंने जबान को प्रोटेक्ट किया है, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया है, या उसका माइलेज या उसका फायदा उठाया? अगर मराठी लोगों ने हिंदी में बात करने से आपसे मना कर दिया तो क्या आपका काम चलेगा? वो जब आपके साथ हिंदी में बात करके कोऑपरेट कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी बहुत मराठी सीख लेनी चाहिए ना। आजकल जो सबसे ज़्यादा खबर गर्म है, वोट की चोरी। तो क्या राहुल गांधी ये गारंटी से कह सकते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुआ होगा ऐसा कुछ, या फिर वो ये कह सकते हैं कि ये जो डुप्लीकेट वोट्स हैं इसमें से कांग्रेस को एक भी नहीं गए होंगे? आदाब, नमस्कार। मैं ज़ीशान साहिर और एक बार फिर से आपका हसन स्टूडियो के बदलाव एपिसोड में स्वागत है, इस्तकबाल है। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनसे हमारी पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है, और वो मुमरा के बहुत ही यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, सोशल मुद्दों पर बात करते हैं, सोशल मसलों पर बात करते हैं, और समझ लीजिए कि मैं ये कहूँगा कि वो सिर्फ मुमरा के ही नहीं, वो जो हमारी यूथ हैं उसके उसके एक इंस्पिरेशन है। तो आइए हम बात करते हैं यासीन फ़हीम कुरैशी जी से। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। यासीन भाई, आपका बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है एक बार शुक्रिया फिर से। आपके इंट्रो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही फर्स्ट एपिसोड में बात की थी, और वैसे भी आपको कौन नहीं जानता है सोशल नहीं, मीडिया ऐसा पर। नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम के बायो में आपने सोशल एक्टिविस्ट लिखा है। तो सोशल एक्टिविस्ट लिखना तो ठीक है, लेकिन मुमरा जैसे इलाकों में सोशल मुद्दों पर बात करना, सोशल मसलों पर बात करना, ये कितना ठीक है, आपको क्या लगता है? मुमरा जैसे इलाकों की बात कर रहे हैं या फिर कैसे ओवरऑल सबकी? ओवरऑल आपने देखा होगा कि हाल ही में एक जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, दिन दहाड़े उनका मर्डर हो गया। तो ऐसे इलाकों में जहाँ चीज़ें दिन दहाड़े हो जाती है, वहाँ इंसान को अपना भी एक डर होता है, खौफ होता है। तो ऐसे इलाकों में सोशल मुद्दों को उठाना, ये आपके लिए कितना जोखिम का काम होता है? नहीं, पहली बात ये होती है कि कोई भी इलाका हो या कुछ भी हो, अगर आप किसी को पर्सनल अटैक कर रहे हैं तो पर्सनल अटैक का जो है खामियाजा किसी को भी भुगतना पड़ेगा। पर्सनल अटैक का खामियाजा लोगों ने भुगता है, पहले भी भुगतने आ रहे हैं और अभी भी आगे भी अगर होगा तो ऐसा भुगतेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको पर्सनली गाली दूँ जी, तो आप चाहे कितने भी अच्छे हो मेरे दोस्त, आपको बुरा लगेगा, आप मेरे साथ अगेंस्ट हो जाओगे मेरे, और बिल्कुल, जो आपके बस में है वो मेरे साथ गलत करोगे। बिल्कुल। सीधी बात है। तो मैं पर्सनल अटैक किसी पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई इंसान ना पूरी तरीके से अच्छा हो सकता है ना पूरी तरीके से बुरा हो सकता है। तो मुझे पता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, अगर सही तरीके से किसी से काम कैसे कराना है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम करवा सकें। तो ये कहना कि इस इंसान की वजह से ये काम नहीं हुआ, इस इंसान की वजह से ये काम नहीं हुआ, इसने गटर नहीं बनवाया, इसने प्लेग्राउंड नहीं बनाया, या फिर ये पैसा खर्चा करता है, ये सारी चीज़ें फालतू हैं, ये हर जगह होती हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा अभी हो रही हैं, राइट, पहले से होती आ रही है, और डेमोक्रेसी में ये चीज़ कांस्टेंट है। बिल्कुल, इंडिया को देखें तो इंडिया तो अभी भी डेमोक्रेसी में जो क्राइम वगैरह है वो सारी चीज़ें लंदन से अगर आप कंपेयर करो, डेमोक्रेसी है, बिल्कुल। बर्बाद हो रहा है वो, क्राइम्स हो गए, इलेक्शंस में स्पेंड्स हो गए, वो इतना ऑफिशियली रिकॉर्ड सामने नहीं आता है, राइट, क्योंकि वहाँ पे भी इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है जितनी इंडिया में है। राइट, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में इंडिया में कहीं कोई भी मुकाबला नहीं है। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जब तक है हमारे पास, हम तब तक बोलेंगे, और अगर एक सही ढंग से बोलेंगे, एक ऐसे इंसान की तरह बोलेंगे जो पढ़ा लिखा है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान जिसको ज़रा से भी समझ है उसको बुरा लगता है कि उसके खिलाफ कोई बुरा बोल रहा है। अगर आपको ज़रा सी भी समझ होगी, आपको पता है आपकी गलती है, और कोई सही तरीके से आपकी गलती बताए तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको पता रहेगा कि ये चीज़ मैंने नहीं की है, हो सकता है मुझे कर देना चाहिए, तो वो हो रहा है और वो बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने आपकी कई वीडियोज़ देखी हैं, जिस तरह से आप जोश में बात करते हैं, जैसे एनर्जेटिक हैं, ये एक नेचुरली है या फिर कैमरा सामने आते ही वो एक बैटरी फुल हो जाता है? नहीं, नेचुरली अगर हम कहें तो जैसे अगर किसी का
बच्चा पैदा हो रहा है, जी। तो वो टाइम पे तो गुस्से में नहीं होगा ना। वो टाइम पे कितना भी गुस्से वाला आदमी हो, वो शांति से प्यार से अपने फैमिली के साथ रहेगा। उसी टाइम अगर आपकी बहन को कोई छेड़ दे, तो चाहे वो कितना भी मासूम बच्चा क्यों ना हो, उसके हाथ पैर एक्टिव हो जाएंगे, वो मारने के लिए खड़ा रहेगा वहाँ बिल्कुल, पे। बिल्कुल। तो वही चीज़ होती है, मुद्दे जितने सीरियस हैं, बात भी उस पर उतनी ही सीरियसली होनी चाहिए। अगर मुद्दे नॉर्मल हैं तो उस पर नॉर्मल बात मैं करता हूँ, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है कि लोगों को समझने के लिए कि ये सीरियस कितना है, उसकी गहराई कितनी है, तो वो ऐसे ही समझते हैं कि वो जितना गुस्से में या फिर जितना एक्टिव होकर बात कर रहे हैं, तो लोगों को उतना वो सीरियस लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे ही आपका कोई वीडियो रिकॉर्ड होता है या आता है, तो आपके दोस्त आपको किस तरह से मोटिवेट करते हैं? यानी उनको लगता है कि अरे वाह! यासीन की वीडियो आ गई, या फिर उनको ये लगता है कि यार वापस चालू हो गया? नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी कोई भी शायद स्टार्ट में भी क्यों, इस वजह से कि बहुत सारी चीज़ें मैं मैनेज कर रहा था, तो उस बीच में कि ये भी क्यों कर रहा है, तो हो सकता है कि वो भी मेरे अच्छाई के लिए बोल रहे हो, लेकिन धीरे धीरे वंस द थिंग स्टार्टेड ग्रोइंग, लोगों ने रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया एफर्ट्स क्या होते हैं, कोई कितनी मेहनत कर रहा है, कोई कितना एक्टिव है समाज में, तो वो सारी चीज़ों को देख के कोई भी, मुझे नहीं लगता अभी तक मुझे किसी ने ऐसा बोला है कि फिर शुरू हो गया। क्या बात है! और ये मतलब खिदमत खल्क भी है, आप समाज के लिए बात करते हैं। जब आपने पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब कुछ लोगों ने आपको एसएमएस मैसेजेस वगैरह किए होंगे या फिर ब्लॉक कर दिया होगा, वो कैसा एक्सपीरियंस था? ब्लॉग ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब अगर पहली वीडियो की भी बात करें, तो पहली वीडियो भी इस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं थी कि सोशल अवेयरनेस क्या होती है या फिर मुद्दे क्या चल रहे हैं। वो चीज़ इसलिए थी कि मैं चाहता था कि मैं लोगों को, जो दूसरे लोगों को बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है, अपने आप में हम बात कर रहे हैं, तो वो इससे बेहतर कि एक दूसरे में बात करके जब मैं वो कर सकता हूँ अच्छी तरीके से, तो मैं सामने भी आकर कर सकता हूँ। तो वो सोच के हमने स्टार्ट किया था, और ये कर रहे थे कि इंग्लिश सिखाना है, सही तरीके से बात करना सिखाना है, तो वो धीरे-धीरे फ्लो बनता गया एंड लोगों ने इस चीज़ में ज़्यादा पसंद किया, तो हम ज़्यादा एक्टिव इस चीज़ में हैं अभी। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने आपकी रिसेंट काफ़ी वीडियो को एनालाइज़ किया है। तो एक वीडियो में आप कह रहे हैं कि 1 साल हो गया है इलेक्शन ख़त्म होकर, और अभी नई जो सरकार आई है, नए जो आमदार आए हैं, 1 साल में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। तो ये आप डायरेक्टली जो है जितेंद्र आवार साहब को बोल रहे हैं, या फिर आप लोगों में जागरूकता ला रहे हैं कि यार काम नहीं हो रहा है? दोनों चीज़ है। अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे कुछ मालूमात नहीं है, उस वक़्त मैं डायरेक्ट गाली दे सकता हूँ कि जितेंद्र आवाड़ साहब की गलती है या फिर डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ ने ये काम नहीं किया, जी, ये सीधा उनके ऊपर जाना चाहिए, किसी की भी होगी। और अगर मुझे थोड़ी-सी भी समझ है, मुझे इतना पता है कि स्टेट में सरकार किसी की होती है। स्टेट में किसी की सरकार होती है, फंड्स वहाँ से अलॉट होते हैं। राइट। अब ये भी हो सकता है कि पर्सनल राइवलरीज़ है हमारे एमएलएज़ की, हुँ, हुँ, हुँ। उनके एमएलएज़ की, वहाँ के मिनिस्टर्स की, तो हो सकता है कि फंड्स अलॉट ना हो रहे हो, मुमरा में काम उस वजह से ना हो रहा हो। ये भी हो सकता है कि जो जितेंद्र आवाड़ के ऑपोजिट है नजीब मुल्ला, वो टीएमसी के एक बहुत सीनियर लीडर हैं। राइट। तो टीएमसी सारा काम करवाता है मुमरा में। अगर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जी, सीवेज देखिए, रोड्स देखें, लाइट्स देखें, डिवाइडर्स, ये सारी चीज़ें, ये वही करवाता है। बिल्कुल। तो जहाँ पर उनको ऑपोजिशन जीत चुका है, नजीब मुल्ला का ऑपोजिशन जीत चुका है, राइट। तो कोई भी समझदार बंदा तो ये नहीं चाहेगा कि वो वहाँ पर जीत गया, अब वहाँ पर काम होने दो। हुँ, नहीं ना? कुछ भी बहुत रीज़न्स हो सकते हैं हम देखने जाएँ तो। लेकिन एक-एक पॉइंट को रखना सामने, बिल्कुल। एक-एक करके ज़रूरी है। ये सोच के बैठ जाना कि क्या रीज़न होगा, पता करेंगे फिर बोलेंगे, देर हो जाएगी। देर हो जाएगी। और जो एक मुमरा का इलाका है जहाँ पर आपने बताया कि स्टेडियम के करीब का इलाका हुँ। है, जहाँ पर एक कवर किया हुआ छोटा-सा पतरा रखा हुआ है, प्रॉपर ब्रिज नहीं है उस पर। तो वहाँ का नगर सेवक कौन था या फिर कौन है जिसने वो अभी तक वैसा कुछ काम किया नहीं है लोगों के लिए? वो मसला ये हो गया है कि अब जिसको भी काम करने के लिए हम लोग ये बोल रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये आ रहा है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में ये सारी चीज़ें नहीं बन सकती। हुँ, हुँ। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई इंसान, तुम्हारी एक ज़मीन है गाँव में, तुम अपनी ज़मीन में टीएमसी का गटर क्यों जाने दोगे? बिल्कुल, जाने दोगे? बिल्कुल। नहीं जाने दोगे ना। वो गटर जब टीएमसी का है, गटर के ऊपर कवरिंग करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? महानगर पालिका की है। वो तो वो कर सकते हैं ना, ज़मीन किसी की भी हो। राइट, वी डोंट केयर, आजू-बाजू की ज़मीन से हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ेगा। गटर के ऊपर कवरिंग नहीं है, वो खराब है तो वो बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। ज़मीन किसी की भी हो, नगर सेवक कोई भी हो। राइट,
टीएमसी के अंडर है, डिसॉल्व हो चुकी है, राइट 2022 में टर्म खत्म हो चुका है, टीएमसी के अंडर है, उनको लेना चाहिए। टीएमसी मुमरा में काम नहीं करना चाहती, एज सिंपल एज दैट। टीएमसी मुमरा में काम नहीं करना चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती है? क्यों? क्या पता, कुछ पता नहीं है किसी को। मुसलमान है बोल रहे हैं तो इस वजह से शायद हो सकता है। टीएमसी जो है जितेंद्र रावत के खिलाफ काम करी, उस वजह से हो सकता है। बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन मुमरा में काम नहीं करना चाह रही है। मैं आपको एक अगर बेसिक एग्जांपल दूं, आप कलवा का सीम रोड से डिवाइडर देखिएगा और मुमरा के डिवाइडर्स देखिएगा। वहां के डिवाइडर्स की झाड़ों की इतनी अच्छी तरीके से पॉलिश करके तैयार रखा गया है। मुमरा के डिवाइडर्स को आप देखिए, झाड़ ऐसे ऐसे लटक रहे हैं, किसी के सर पे गिरेगा, कोई भी चलते हुए गाड़ी से वही टाइम पे गिर जाएगा और बहुत गहरा नुकसान होगा। मुमरा आप देखिए, पोल्स देखिए, झाड़ देखिए। आप कलवा के झाड़ देखिए, कलवा के पोल्स देखिए। बैनर दिख गया कोई भी और टाइम में जहां पर कोई बड़ा इवेंट नहीं है, तो आप जो बोलेंगे मैं हार जाऊंगा। नॉर्मल है, परमिशन लेके वो 1 दिन में 2 दिन में उतर भी जाता है। मुमरा में आपको 12 के 12 महीने हर जगह आपको बैनर्स मिलेंगे। क्या है ये? लोगों को इतनी समझ नहीं है कि जहां पर एडवर्टीजमेंट, इतना फालतू एडवर्टीजमेंट, कुछ भी छोटा मोटा हो रहा है। अभी तो बर्थडे है, ठीक है, भाई का बर्थडे है तो पोस्टर हाँ, लगा नहीं दिया। वो सारी चीजें। अभी कोई कोई लोग अब बर्थडे की बात कर लेते हैं। अभी अगर किसी इंसान का बर्थडे है, अगर वो आप लेट्स से फॉर एग्जांपल वो एक्स और वाई का एक एमपी है, राइट एक्स और वाई का एमपी है, एमपी है, एक्स और वाई का एमपी होने के नाते दोनों जगह से वो जीता राइट है ना? दोनों जगह से जीता है, यानी दोनों जगह पे उसकी फॉलोअर्स होंगे। बिल्कुल। दोनों जगह पे फॉलोअर्स होने के बाद एक्स में जश्न नहीं होगा, वाई में जश्न होगा, ये हो सकता है? क्यों हुआ ये भी तो हम लोगों को समझना है ना कि मुसलमान कैसे। बिल्कुल। अब यहाँ पर वही चीज, अभी भी बिल्डिंग टूट रही थी, बिल्डिंग टूट रही थी, लोगों ने हाथ पकड़ पकड़ के जोड़ जोड़ के बोला कि आइए हमारे साथ, हमारी आवाज बनकर खड़े रहिए। कुछ भी हो, इलीगल बिल्डिंग हो, वी डोंट केयर, वो नहीं मसला है। राइट राइट साथ में आने बोल रहे हैं ना मुसलमानों को, तब तो नहीं आए। लेकिन कितने लोग ऐसे जश्नों में शामिल होते हैं, और हजारों की तादाद में। जश्न का नाम आपने लिया तो मुझे याद आया कि उड़ान करके कोई इवेंट होता है, हम्म। तो उड़ान मुमरा में होता है या कलवा में होता है? उड़ान जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, स्पोर्ट्स मुमरा में होता है वो। मुमरा में होता है। लेकिन और भी कुछ फेस्टिवल्स थे जिसमें बॉलीवुड के लोग आए थे, और पिछले जो गेस्ट आए थे कुछ उसमें से किसी ने बताया था कि कोई फेस्टिवल जो है जिसमें बॉलीवुड के लोग आते हैं वो कलवा में होता है, वो मुमरा के अंदर नहीं होता है। सिक्योरिटी रीजंस बोलते हैं, बहुत लोग सिक्योरिटी रीजंस बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ने या फिर बहुत बड़े बड़े कोलैबोरेटर्स ने आने से मना कर दिया इस वजह से। मुमरा में मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर्स का मैं एग्जांपल हूँ, तो मुमरा में कोई बड़ा सर्जन आने को तैयार नहीं है, कोई बड़ा डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। क्यों? ये सोच के कि अगर मैंने थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मेरी गलती भी नहीं हो, पेशेंट को कुछ हो गया तो हॉस्पिटल में घुस के मारेंगे। ये इमेज है, हम करें ना करें वो बात की बात तो है, इसका ये इमेज जिम्मेदार है। जो है वो अवाम है या इसका जिम्मेदार हमारे आमदार हैं? आमदार लोगों के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, आमदार फैसिलिटीज के लिए जिम्मेदार होता है। इसके जिम्मेदार जो हैं, जो एक इमेज बनती जा रही है उसको नहीं सुधारना जिम्मेदार हो सकता है। इमेज बन गई, उसके जिम्मेदार कोई नहीं है। नहीं सुधार पा रहे हैं, लोगों पर काम नहीं कर पा रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम हर एक एमपी एमएलए। एकनाथ शिंदे गार्जियन मिनिस्टर है थाना के, मुमरा भी थाना में आता है, जिम्मेदार वो भी है। हर एक इंसान जिम्मेदार है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं। कि हम जब ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, इतने बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, हम कोई भी हमारे खिलाफ बोलते हैं सोशल मीडिया पे वायरल, पैलेस्टीन की सबसे ज़्यादा अगर वायरल कोई चीज़ पूरी दुनिया में आज तक सोशल मीडिया पे हो तो वो फ्री पैलेस्टीन वर्ड्स हैं। अभी आपने एकनाथ शिंदे जी का नाम लिया तो मुझे याद आया कि कोई बिल्डिंग डेमोलिश होने वाली थी जो आपने बताया, तो वो पहले आप अपने आमदार के पास लेकर गए, फिर उसके बाद वो बात आप शिंदे जी तक लेकर गए, तो हमें सीएम तक बात लेके जानी क्यों पड़ रही है? क्योंकि नहीं, हमने पहली बात मैंने नहीं लेके गया था, जो भी बहुत जिम्मेदार लोग हैं, जी। बहुत काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। ये चीज़ हुई थी कि मुमरा में कुछ भी होता है तो ऑब्वियसली एमएलए जो है वहाँ के वो आते हैं, कुछ भी हो चाहे बुरा हो अच्छा हो, आते हैं। तो वो जो था वहाँ पर जो हुआ था, उसके बाद जितेंद्र रावत की तरफ से ये स्टेटमेंट था। ये बिल्डिंग वालों ने मुझे कॉल करके बताया कि वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो कुछ नहीं कर सकता है। और ये न्यूज़ में भी उन्होंने बाकायदा कहा है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता है। लेकिन हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। और एकनाथ शिंदे ने यही चीज़ पे बात की कि सुप्रीम कोर्ट में आपके लिए हम पिटीशन डालेंगे, हम आपको लॉयर्स करवा के देंगे। नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन जो आज डेमोलिश होने वाला था उसके लिए टर्म मिल गया, मोहलत मिल गई आपको
कि 4 महीने बाद डिमोलिश होगा, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर बाकी सब लोगों ने ये कह दिया कि टूट जाएगी कल, फाइनल है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 4 महीने की मोहलत मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चीज़ों में अगर हम ये देखें कि वो एकनाथ शिंदे है, वो शिवसेना पार्टी से है या फिर बीजेपी के अलायंस में है, उनसे हम काम नहीं करवाना चाहते तो क्या रोड पे आ जाएं? गए ना मुसलमान उनके पास राइट काम राइट करवाने के राइट लिए। राइट। तो ये होती है पॉलिटिक्स। यहाँ पर स्टेट में सरकार होती है, उनके अलग फ़ायदे होते हैं, एमएलएस होते हैं, उनके अलग फ़ायदे होते हैं। तो आपको कहीं पे भी कट्टरता में घुस गए ना आप, तो आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद ही होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बिल्डिंग जो डैमोलिश हो रही थी वो क्यों हो रही थी, मतलब इलीगल थी वो? मुमरा में बहुत इलीगल बिल्डिंग, तो आप वो गिन नहीं बिल्डिंग सकते। इलीगल थी। बिल्डिंग इलीगल तो थी। वो तो हमारे एमएलए जितेंद्र आवाड़ के अंदर में आता है। हम्म। तो वो इलीगल बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने ही क्यों देते हैं कि बाद में तुड़वानी पड़े? भोलेनाथ जो है वो मुमरा में नहीं आता है मोस्ट प्रोबेबली, जितना मुझे याद है, जहाँ पे वो बिल्डिंग टूट रही थी। और दूसरी बात, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होना, ये सारा जो है डेवलपमेंट जोन जो जिसका होता है टीएमसी का, उसके अंडर आता है। राइट राइट। तो जिम्मेदारी उसकी होती है कि ऐसे काम ना हो, और काम हो तो वो लोग रहने से पहले, लोगों का इन्वेस्टमेंट होने से पहले टूट जाए या फिर रुक जाए। सालों के बाद ये याद आना कि ये इलीगल है, तब जब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ के आसपास के इलाके की वैल्यू बहुत बढ़ रही है, इसको राइट तुड़वा राइट। देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। खाली करवा देते हैं, ये तो कहीं से इंसाफ नहीं हुआ ना। राइट ये देखा जा रहा है कि वो जो जिस बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, वो बेल्ट बहुत बहुत प्रीमियम होने वाला है आने वाले टाइम में। राइट। इसी वजह से वहाँ पर जो इतनी सारी लीगल बिल्डिंग्स या जो भी है, उसको क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि वो बेल्ट, वो आप हाईवे टच, हर एक चीज़, एवरीथिंग इन टच, एयरपोर्ट भी आएगा वो भी इन टच, हॉस्पिटल, सबसे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल, सब कुछ इन टच है। वो बेल्ट इसीलिए पूरा क्लियर करवाने पूरी कोशिश होगी। मैं बोल रहा हूँ 4 मंथ्स जो है, 4 मंथ्स मैक्सिमम पीरियड है, जब जिसके बाद ये बिल्डिंग टूटना स्टार्ट हो सकती है वापस, राइट राइट। क्योंकि बारिश तक होगा, उसके बाद रेट पिटीशन जो भी पिटीशन जाएगी, पीआईएल जाएगी, तो उसके बाद तो फिर से होना ही काम। अगर वहाँ पे भी केस हार गए तो बिल्कुल तब बिल्कुल। तो कोई नहीं बचा पाएगा। तो जब आप इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्ट होता है उस टाइम पर? कंट्रोवर्शियल नहीं है ना, कंट्रोवर्शियल तब होगा जब मैंने बोला हर चीज़ सही है, जी। हर आवाज़ सही आवाज़ होती है जो उठती है, तब तक जब आप किसी पर्सनल इंसान को गाली नहीं दे रहे हैं या उसको ज़बरदस्ती जलील, आपने काम नहीं किया साहिर, आपकी ये जिम्मेदारी थी साहिर कि आप जो है नोटबुक कंप्लीट करें। बिल्कुल। आपने नोटबुक नहीं कंप्लीट करके आने पे टीचर ने अगर आपके माँ बाप को गाली दी, तो क्या सही किया? गलती आपकी है, जी। लेकिन क्या टीचर ने सही किया? नहीं नहीं टीचर नहीं किया ना, बिल्कुल क्योंकि जिम्मेदारी आपकी नोटबुक कंप्लीट करनी थी। बिल्कुल माँ बाप को गाली देके उसने गलत किया, तो बिल्कुल। वही करते हैं यहाँ पे लोग, और फिर बोलते हैं कि आवाज़ उठाना गलत होता है, फिर मार पड़ती है या फिर कोई गलत करता है। इसीलिए पड़ती है क्योंकि आप गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं ना। उनके माँ बाप पे जाने या पर्सनल अटैक करने की, उनकी फैमिली पे जाने की, पर्सनल लाइफ डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? जो काम नहीं हुआ उस पर बात कीजिए, काम करवा के लीजिए, उतना सिंपल है। तो जिस तरह से, यानी मैं और मेरे साथ जितने भी लोग देख रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर, जिस तरह से आप एफर्ट्स ले रहे हैं मुमरा के लिए, मुमरा के अवाम के लिए, मुमरा ने आपको क्या दिया है जो आप मुमरा को रिटर्न में देना चाहते हैं? मुमरा ने मुझे सोच दी है, वो सोच दी है कि जब मुसलमान इतना बड़ा नाम अपना कमा सकते हैं एक ज़माने में, बिल्कुल वो मुसलमान ऐसे भी रह सकते हैं। सिंपल इतना ही याद रखिए कि मुसलमानों ने एक वक्त में दुनिया पे राज किया है, बिल्कुल। और आज मुमरा कितने भी इंडिया में सब जगह अच्छे मान लो मुसलमान, राइट। सबकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे इलाके के जो 10 लाख लोग हैं उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। बिल्कुल आप माने ना माने, 10 लोग आके डिसएग्री कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं कि इतने सालों में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है तब तक जब आपके बच्चों के अखलाक सही नहीं बैठ रहे हैं। क्यों सही नहीं बैठ रहे? क्योंकि आपके आसपास में एक कॉल सेंटर का माहौल बन गया, जहाँ पे वो बेहूदगी का वो कन्वर्ट करके यहाँ पे लेके आ रहे हैं। वो मुमरा में इतना ज़्यादा हो गया। हमारे कॉलेजेस अगर हम देख लें, तो हमारे कॉलेजेस मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड तक भी नहीं आ रहे हैं। वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारे बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे? एक्स्ट्रा करिकुलर हम लोग बोल रहे हैं, आपके पास स्कूल, मदरसा, क्लासेस के बाद जो भी वक्त बच रहा है फ़ोन पे बिता रहे हैं, दिमाग ख़राब हो रहा है। बाहर जा रहे हैं, वैसे ही दोस्त मिल रहे हैं जिनके पास कुछ करने को नहीं है, लाइफ में कुछ बचा नहीं है, माँ बाप का भी कुछ इतना बड़ा सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल बस सर्वाइवल के लिए जीने वाले लोग हैं, इंजॉय कर रहे हैं बस। उसके लिए जो भी उनको मिल रहा है वो सब चीज़ वो कर रहे हैं। नशा है, टाइम पास के लिए नशा भी कर लिया। आदत नहीं है किसी को स्ट्रेस नहीं है मुमरा में, बिल्कुल बिल्कुल। किसी को पता ही नहीं है स्ट्रेस नाम की चीज़ क्या होती है मुमरा में।
नशा कर रहे हैं क्यों? टाइम पास के लिए बैठा था, लेके आके दे दिया रिक्शे में, मेरे दोस्त ने कर लिया। एक बार में मजा आया, दूसरी बार में अच्छा लगा, तीसरी बार में बन गई आदत। वो हो रहा है। नशा थोड़ी है, स्ट्रेस है क्या मुमरा में कि मेरे करोड़ों की कंपनी लॉस में चल रही है तो मुझे करना है? हाँ, मुम्बरा का नाम काफ़ी ख़राब है, मुम्बरा का ही नहीं कहूँगा मैं। बॉम्बे में जितने मुस्लिम इलाके हैं, सब जगहों का नाम उतना ही ख़राब है, क्योंकि मैं कई कंपनीज़ में जब इंटरव्यूज़ के लिए गया तो मुझे वहाँ देखने को मिला कि बहुत सारे कैंडिडेट को सिर्फ़ इलाकों की नाम की वज़ह से रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आप इस इलाके से आते हैं। और आप जो इतना काम कर रहे हैं लोगों के लिए, आप अकेले ही क्यों कर रहे हैं? नहीं, अकेले नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी टीम बन रही है। बहुत बहुत लोग एक्टिव हो रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, साथ में बहुत लोग जुड़ रहे हैं। जब जब तक प्रॉब्लम आपको सही तरीके से रूट लेवल से नहीं समझेगी ना, जड़ों से उसकी आप प्रॉब्लम को नहीं समझ पाओगे ना, तब तक उस प्रॉब्लम में हाथ डालना, उस प्रॉब्लम के बारे में बात करना बिल्कुल सही नहीं होता है। सिर्फ व्यूज़ के लिए, फेम के लिए ये बता देना कि हुँ, यहाँ पे ये मसला है, हुँ, हुँ, उम्रा में हज़ारों मसले हैं, यहाँ पे ये टूटने वाला है, यहाँ पे ये होने वाला है। न्यूज़ रिपोर्टर बन के वो बात अलग हो जाती है अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, लेकिन एज़ एन एक्टिविस्ट या फिर अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं समाज में बदलाव, वो टाइम पे ये करना कि 100 प्रॉब्लम है, 100 प्रॉब्लम को आप 100 तरीके से बताओ, बस काम ना हो कुछ भी उसके बाद, राइट, राइट, तो फिर गलत। मुझे कितना गिल्ट हो रहा है पता है कि मैंने वो ब्रिज की वीडियो डाला, मैंने कोशिश किया लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। राइट, राइट। उस गिल्ट को मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? हुँ, हुँ, हुँ। कि जब लोग मुझसे पूछते हैं आपने वीडियो डाली तो उसका क्या हुआ? मैं उनको क्या जवाब दूँ? मैंने क्या-क्या बात की, किस-किस से बात की, क्या एफर्ट्स लिए, मैं किस-किस को बताऊँगा? क्यों समझाऊँगा मैं? मैंने वीडियो डाली, उसके बाद काम हो जाना चाहिए, ये जो प्रोसेस है, ये स्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम लोग, जो आने वाले टाइम में बिल्कुल होगा। और एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट आप मीडिया मतलब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आप क्या काम कर रहे हैं? ग्राउंड लेवल पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकता है हमारी क्लासेस के बच्चों को, उनको पर्सनैलिटी वाइज़ हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम बताया था मैंने। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे स्कूल्स के इश्यूज़ हैं या फिर टीचर्स के इश्यूज़ हैं, उनको मैं नसों से, मैंने बोला ना कि नस से प्रॉब्लम पकड़ना। सीधा अगर मैं उतर जाऊँ, बोलूँ एक झाड़ू लेके साफ़ करूँ, नहीं गांधी जी वाला कि अभी देख के मेरे को सब लोग साफ़ करेंगे, मेरे को पागल बोलेंगे और वो निकल जाएँगे। राइट, लेकिन उसको एक तरीका होता है सही तरीके से, और वो तरीके के लिए वक़्त लगता है। वो तरीका सीखना पड़ता है कि मैं अगर काम कर रहा हूँ, एक इलाके में यहाँ झाड़ू मार रहा हूँ, हो सकता है कि वहाँ के कॉर्पोरेटर को गुस्सा आ जाए कि भाई मेरे इलाके में काम कैसे कर रहा है तू? है ना? हो बिल्कुल। सकता, अरे फेम के लिए आ गया तू यहाँ पे, ये राइट, राइट, इलाके में, राइट। यहाँ पे ये लड़की किससे फ़ेमस है, यहाँ पे परमिशन लड़का लिया फ़ेमस है है। ये हाँ, वगैरह-वगैरह। ये सारी चीज़ें भी इन लोग में हैं कि अरे! यहाँ पे तो हमारी पार्टी का है, तू क्यों काम कर रहा है यहाँ पे? ये भी करते हैं। काम होना ना होना, काम नहीं कराने की औकात है, लेकिन ये फिर भी जो काम कर रहा है उनको भी अड़चन देंगे। क्यों? इसलिए कि ये काम हो जाएगा तो फिर बोलेंगे कि अरे! उसने अच्छा काम कर दिया, तो उसके लोग पसंदीदा हो जाएँगे या फिर उसको लोग पसंद करने लगेंगे, जो नहीं चाहते यहाँ पे। जो आप इतने दिन से काम कर रहे हैं और चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं, तो लोगों ने आपसे बहुत कनेक्ट किया है। तो ऐसा ऐसा कोई पॉलिटिशियन या ऐसा कोई बड़ा नाम जिसने आपसे कनेक्ट किया हो या आपको ऑफ़र दिया हो, किसी भी तरह का? ये बहुत सारे नाम हैं और बहुत अच्छे-अच्छे नाम हैं और बहुत सीख रहा हूँ मैं उनसे। आप किसी भी पॉलिटिशियन से मिल लीजिए, कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये बुरा इंसान है। कभी भी महसूस नहीं होगा। आई एम 100% गारंटीइंग यू, आप किसी भी बड़े पॉलिटिशियन से मिल लीजिए, प्रधानमंत्री से भी मिल लीजिए, आप 100 गालियाँ यहाँ बैठ के दे सकते हैं, लेकिन आपको उनसे मिलने के बाद ये महसूस नहीं होगा कि वो बुरे इंसान। उसी तरीके से मुंबई के, आउट ऑफ मुंबई के बहुत अच्छे-अच्छे नामों ने कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बात की इतनी देर तक, अपना वक़्त दिया, मुझे बुलाया, मुझसे बात की, इनवाइट किया, होस्ट किया, बहुत-बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। सीखा मैंने उनसे कितना कि लोगों के साथ कैसे रहा जाता है। अगर वो इंसान गलत भी है, तो भी वो पावर में कैसे है? हुनर है ना उसका। बिल्कुल। बेवकूफ़ तो नहीं होगा कोई नहीं, नहीं। कि नशेड़ी है, गंजेड़ी है, वो जाके जीत गया इलेक्शन। बिल्कुल, बिल्कुल। खराब इंसान भी है, अगर जीत गया इलेक्शन तो कुछ ना कुछ हुनर के साथ वो जीत रहा है। बिल्कुल, तो वो हुनर होता है। अगर वो गलत काम के लिए वो हुनर इस्तेमाल कर सकता है, तो वो हुनर उससे सीख के मैं सही काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं ये अगर किसी का नाम मैं अगर ले लूँ, तो उसके 10 फॉलोवर होंगे, 10 अगेंस्ट में होंगे। राइट। वो 10 अगेंस्ट वाले बोलेंगे कि ये खराब इंसान है। अरे उसकी अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं। कोई नेता पूरा अच्छा ना पूरा बुरा होता है, और ना कोई नेता बिना काम किए कभी जीत सकता है सेकंड टाइम। राइट, राइट। तो अगर मुमरा में 4th टाइम जीते हैं अभी जितेंद्र अवार्ड, हुँ। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बिना काम के वो जीत जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। कम हो, ज़्यादा हो, किसी की हुँ, नज़र में कितना हो, बिल्कुल। वो अलग बात है। अगर अबू आज़मी गोवंडी जीत रहे हैं, जी।
गोवंडी आवाज़ में जीता। तो उसने काम किया है, नहीं किया है, वो लोगों के अंदर होगा, लेकिन अगर काम बिल्कुल नहीं किया होता, तो कभी नहीं जीतता। बिल्कुल। सिंपल एज़ दैट। वही बीजेपी के एमएलएज़ के लिए भी एप्लीकेबल होता है। कोई इतना कट्टर नहीं होता है कि अपनी भूखी पेट के लिए यहाँ पे बैठे हैं और वहाँ पर हम जाके उसको धर्म के नाम पर वोट देके आ रहे हैं। कोई नहीं होता है। मैक्सिमम 5 टू 10% कट्टर वोटर हैं आज के टाइम पे, जो जाके देखेंगे सिंबल, आँख बंद करके वोट दे देंगे, ना देखेंगे काम, ना देखेंगे कौन खड़ा है। लेकिन ये होता है कि आपने अगर थोड़ा बहुत भी काम किया, उनके लिए पर्सनल अटेंशन दिया है, तो वो बहुत ईज़िली आपको जो है जिता देते हैं नेक्स्ट टाइम भी। लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो मुमरा के लोग हैं, वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि यासीन कुरैशी की जो आवाज़ निकल रही है मुमरा से, जिस तरह से लोग इंस्पायर हो रहे हैं आपको देखकर, मोटिवेट हो रहे हैं, तो क्या आप मुमरा से बिलॉन्ग करते हैं? तो क्या आपको जितेंद्र आव्हाड जी ने कभी कॉल करके आपको बुलाया हो, आपसे मिले हों, आपसे बात की हो या आपको मोटिवेट किया हो कि यासीन आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ? नहीं यार, ऐसे इंडिविजुअली पर्सनली तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत उनके लोगों से मुझे पता चला कि उन्होंने बहुत वीडियोस देखी है मेरी और ही हैज़ अप्रिशिएटेड। तो अच्छी बात है। आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ, लेकिन मुमरा में जो भी एक्टिव है, एवरीवन हैज़ अप्रिशिएटेड द वर्क। तो हम जहाँ देखते हैं कि आप पॉवर्टी पे बात कर रहे हैं, अपलिफ्टमेंट पे बात कर रहे हैं, करप्शंस पे बात कर रहे हैं, तो ये जो आपके पास 50 प्लस स्टूडेंट हैं, इनकी स्टडीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है या इनसे चार्ज किया जा रहा है? नहीं, इसमें है अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट भी, लेकिन पेड भी हैं, पेड मेजॉरिटी पेड है, पेड कौन सी क्लास के लिए? सारी क्लासेस के लिए। तो जो आपकी आईओटी है, इंडियंस ऑफ टुमारो, अगर आप उसके ताल्लुक से कुछ कहना चाहेंगे कि आपसे लोग जुड़ सके या पेरेंट्स जुड़ सके तो आप ज़रूर बताएं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपके सामने सब कुछ आपके सामने खुला है। अब ज़रूरत ये है कि पेरेंट्स को ये चीज़ समझ में आए कि बच्चा तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। आप इतने एजुकेटेड नहीं हैं, आप कितने भी क्लास में क्यों ना हो, कोई भी आपकी क्वालिफ़िकेशन क्यों ना हो, वो एक सही टीचर के अंडर जब तक नहीं होगा, और मैं कभी डिनाई नहीं करूँगा कि मुमरा में अच्छे टीचर्स नहीं हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन उनको वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम एक्सपांड करेंगे, उन टीचर्स को प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। ये बात है कि आपके बच्चों की ज़िम्मेदारी आपके अलावा और कोई नहीं लेगा। आपके बच्चों के बारे में आपके अलावा और कोई नहीं सोचता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप नहीं सोचेंगे, आप थोड़ा एक्टिव होके ये देखे बगैर कि बैनर, ओह! बैनर 91%, चलिए 1000 बच्चों में से एक का 91% आया, तो क्या आप बच्चों को डाल देंगे? ये देखने, ओह! वीडियो आ गई, चलिए डाल देते हैं। क्या है उस वीडियो के पीछे? कैसा पढ़ाया जाता है? मुझे भी क्रॉस चेक कीजिए, मुझे खुद इम्प्रूव करने का मौका दीजिए। मैंने खुद कितनी गलतियाँ की, पिछले सिलेबस मेरे टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, उसको हम लोग ने टाइम पे कंप्लीट करने का ट्राई किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था पूरा, कोचिंग क्लास सही तरीके से कैसे ऑपरेट। तो वो नहीं होगा नेक्स्ट टाइम कभी, है ना? अगर ये गलती, हम लोग ये सोचते हैं कि सारी कुछ गलती हुए बिना हम लोग काम करें, तो होता ही नहीं ऐसा। हम लोग ने गलतियाँ की, अब वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। इतना अच्छा सिस्टम हम बना रहे हैं। जब हम लोग बेसिक्स पे काम करने जा रहे हैं, तो बेसिक्स पे काम करने के चक्कर में सिलेबस छूट रहा है, एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। तो ये ध्यान देना कि एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराते कराते बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें, राइट। और बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हुए बगैर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो इन दोनों को कैसे सिस्टमाइज करें, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। आपको, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो सर आपकी क्लासेस कैसी है, आप पूछ रहे हो कि अंदर कैसा है, लाल है, खराब है, खरबूज तरबूज, आई एम सॉरी, मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि नहीं मीठा नहीं है, मत लीजिए। मैं तो बोलूँगा ना कि मेरी क्लासेस अच्छी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स ऑन यू कि जब हम एजुकेट कर रहे हैं कि पेरेंट्स को कि कैसी क्लासेस होनी चाहिए, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, तो उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। पेरेंट्स एक्टिव नहीं है मुमरा में, और जो एक्टिव हैं वो ज़्यादा ही एक्टिव हैं कि परेशान कर दें सबको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीज़ें हैं कि पेरेंट्स को थोड़ा एक्टिव हाथ देना हाँ, पड़ेगा अपना। मुमरा और मुमरा के अलावा जो बाहर की जो पूरे बॉम्बे की बात कर लीजिए, कहीं की भी बात कर लीजिए, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बच्चा स्कूल में जाके या क्लासेस में, कोचिंग में जाके क्या पढ़ रहा है, वो घर पर आके क्या स्टडीज़ कर रहा है, उसका कोई भी अपडेट नहीं लेते हैं पेरेंट्स, और ये मैंने खुद ने ही देखा है। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब क्यों है? खराब नहीं कहना चाहेंगे यार, बहुत बहुत अच्छे अच्छे ब्रिलियंट माइंड्स भी इससे निकले। ये चीज़ के कि ऐसे जगह नहीं पढ़ना है बोलकर। अगर देखें, एजुकेशन सिस्टम में खराबी ये नहीं आ गई है कि हमने एक सिस्टम एक तरीका रख दिया है कि अगर ये बच्चा इतने मार्क्स, ये
एक डिफाइंड पेपर में नहीं लेके आता है तो उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है पूरा तोड़ देंगे हम, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई ये बता देंगे हम। कि हालांकि बात सच है कि वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, राइट। लेकिन बात ये भी सच है कि वो जो पीस ऑफ पेपर है उससे आपका कैसा फ्यूचर दिखेगा वो थोड़ा बहुत दिख जाता है। तो उसमें भी आप ऐसा नहीं देखेंगे बिल्कुल ही ख़राब थे कोई बच्चे जो आपको कहीं इंटरव्यू में बोलते हुए दिख जाएंगे कि हम पढ़ाई में बहुत ख़राब थे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब नहीं, थोड़े जिस तरह बहुत तो से इम्प्रूव कर हमने सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड करके रख दिया है, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड, जिस तरह से हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मैं अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में नहीं डाल सकता क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ। हम्म, और ये जाहिर सी बात है कि सीबीएसई बोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और स्टेट बोर्ड में बहुत डिफरेंस होगा। अगर आप चाइना का देखेंगे एजुकेशन सिस्टम तो वो वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम है, जिसकी वजह से वहाँ का ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि हमने एजुकेशन सिस्टम को इतना डिवाइड करके क्यों रखा है अलग अलग खानों में? वो इसीलिए किया है क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी एक साथ में हैंडल नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर तानाशाही है एक हिसाब से, जी। डेमोक्रेसी के नाम पे। इंडिया में हम एक साथ इतनी सारी चीज़ों को, इतने बच्चों को, इतने एक सिस्टम में हम लोग कर ही नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ के लिए। तो ये बात तो है कि अलग अलग सिस्टम से, लेकिन ये भी हो जाना कि प्राइजेस इंक्रीज होते जा रहे हैं विद सिस्टम, स्टेट बोर्ड फिर महंगा, फिर सीबीएसई, फिर आईसीएसई। राइट। वो गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये भी चीज़ है कि स्टेट बोर्ड अभी बहुत कंपटीशन में आ रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बहुत कंपटीशन में आ रहा है, लेकिन अभी भी वही बात है कि बेसिक्स बहुत, अगर पेपर का पैटर्न देख लें या फिर बेसिक्स बच्चों के स्ट्रॉन्ग करने के हिसाब से देख लें तो उसमें बहुत अभी भी कमियां हैं स्टेट बोर्ड्स में। कोई डिनाई नहीं करेगा, कोई इनकार नहीं करेगा। बिल्कुल। और ये भी बात है कि सीबीएसई के नाम पर लोगों को ठगा भी बहुत जा रहा है कि हमारी सीबीएसई स्कूल्स हैं लेकिन बस सीबीएसई की बुक्स पढ़ाएंगे, एग्जाम आपको स्टेट बोर्ड में दे के आना है। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर, ये भी नहीं पता होता है। लिख तो देंगे कि सीबीएसई बेस्ड स्कूल, राइट। लेकिन ये नहीं देंगे कि सीबीएसई के एग्जाम्स हो रहे हैं या नहीं। आप 9th तक से 10th भी हो सकता है सीबीएसई बुक्स, 9th आपको सीबीएसई बुक्स तक पढ़ा लेंगे, राइट। फिर 10th आपको बोलेंगे कि स्टेट बोर्ड से देना पड़ेगा क्योंकि हमको तो एफिलिएशन मिला नहीं उनसे। राइट। राइट। ये भी दिक्कतें हैं। तो अब सीबीएसई को जो है मान लिया है कि बहुत अच्छा है, आईसीएसई क्योंकि वो इम्प्रूव कर रहे हैं वो इतना। स्टेट बोर्ड्स में अभी कई सारे बहुत डिविजन्स हो जाते हैं स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया को कैप्चर करके कर रहा है, तो फिर वो ऑब्वियसली आगे रहेगा स्टेट बोर्ड से। स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र को पहले कंसिडर कर रहा है ना, तो हो गई वो आगे कहीं ना कहीं। राइट। और अगर हम यूथ की बात करें तो जो यूथ लीडर्स अभी आ रहे हैं उनको पुराने पॉलिटिशियंस के साथ काम करना चाहिए या अपना पाथ, अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए? देखिए, बिना, दो चीज़ हो सकती है, या तो आपको पहले जुड़ के इसमें आना पड़ेगा स्ट्रीमलाइन में, राइट। या तो आपको बनने के बाद जुड़ना पड़ेगा। इनएविटेबल है। राइट। आप कोई भी पॉलिटिशियन मुझे नहीं बता सकते पिछले 10 सालों में, 10-15 सालों में जो इंडिपेंडेंट आया और इंडिपेंडेंट खड़ा है अभी। राइट। कोई नहीं है। कन्हैया कुमार, ही जॉइंट कांग्रेस। राइट। बहुत सारे अच्छे अच्छे गुजरात में 2-3 लोगों ने खुद के बलबूते पे जीता। ही जॉइंट बीजेपी एंड कांग्रेस। राइट। एमआईएम में करते हैं तो दिखता है देयर इज स्कोप, तो वो कर लेते हैं कैप्चर एंड पीपल आर रेडी टू गो विद इट। क्यों? क्योंकि एक पार्टी का जो है आपको सिस्टम समझ में आता है, उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस आपको मिलता है, वो भी चीज़ें कहीं कहीं पर्क्स है। और ऐसा भी नहीं है कि खराब ही होती हैं पार्टियां या फिर बड़े लीडर्स खराब ही होते हैं सारे। तो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। अगर उनके अंडर आ जाते आपके हैं तो बारे में क्या परसेप्शन बना है? किस चीज़ के ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। फिलहाल तो नहीं करेंगे, फिलहाल पॉसिबल क्यों पता है, क्योंकि अगर मैंने आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लिया तो मैं आपकी खामियां नहीं बता पाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बस मुझे दिक्कत दे रहा है। तो और आपके मतलब जनता ये प्रोटोकॉल्स में उम्मीद फॉलो कर नहीं कर सकती है कि सकता। आप इंडिपेंडेंट खड़े हो सकते हैं, नहीं, आज खड़े नहीं तो तो नहीं कल, होंगे। नहीं तो परसों, लेकिन इंडिपेंडेंट खड़े हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है ना, जो भी चीज़ें पॉसिबल है, हर चीज़ है, हर अच्छा, रास्ता खुला अभी ही है ना आपने मेरे कहा कि सामने अभी। अगर आप मेरी पार्टी में आ जाएंगे तो आप मेरी खामियां नहीं गिना पाएंगे, ऐसा क्यों? अगर आप अपनी पार्टी में हैं तो जो खामियां हैं, जो डीमेरिट्स हैं, उसको आप उठा सकते हैं, आप पार्टी को और अच्छा बना सकते हैं। नहीं, ये परसेप्शन का खेल हो जाता है ना इन लोगों का। बात बिल्कुल सही है। आपने जो कहा कि अगर मेरी खामियां मेरे लोग नहीं बताएंगे हम्म, सही तरीके से तो मेरे को कहीं और से समझ में आएगा और मैं गलत खामियां बिल्कुल अपनी सुन के बिल्कुल। बैठूंगा। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है ना। आप जिन भी बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, कहीं भी एक्टिव हों, उनको प्रोटोकॉल से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है अभी। हम्म, उनको हो सकता है खाना हज़म ना हो अगर 2-3 लोग उनके साथ फंक्शन में ना घुसें। राइट राइट राइट।
अगर वो इंसान को आपने कहीं गलत बता दिया कि आप साहब यहाँ पे गलत हैं, बॉस यहाँ पे गलत हैं आप, भाई यहाँ पे गलत हैं आप, नहीं, झेलने की ताकत ही नहीं है उन लोगों में, सुनने की ताकत ही नहीं होती है। उतना उन लोगों में सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है कि अब मैं इतने सालों से हूँ, ये आके मुझे बताएगा। लेकिन आपको ये भी जानना है कि ये उनसे ज़्यादा कनेक्टेड है। जो नीचे के लोग हैं उनसे नीचे का लोग ही कनेक्टेड होता है। कभी भी आपने वो पहली वाली कहावत सुनी कि राजा को भेष बदल के जाना पड़ता था लोगों से बात करने, तब उसको असली प्रॉब्लम समझ में आती थी। क्यों? क्योंकि जब राजा नीचे जाता है ना, तो कोई अपनी प्रॉब्लम सही तरीके से नहीं बताता है खुल के। बिल्कुल। जो नीचे का आदमी है वही आपको सही तरीके से प्रॉब्लम बता सकता है, जो कि सुनने की ताकत नहीं है आज के लोगों में। जितने भी बड़े नाम आप गिना लें, उनमें ये ताकत नहीं है। बहुत कम लीडर्स हैं जो अपनी खामियों को एक्सेप्ट करते हैं और उस पर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, फिर काम नहीं करते हैं। वैसे भी लोग हैं, एक्सेप्ट करते हो काम करते, बहुत रेयर मिलेंगे आपको। तो यासीन भाई, आप मानते हैं कि राजा जो होता है उसको अपनी प्रजा के बीच होनी चाहिए? तो मैंने देखा है, या मैंने नहीं, आपने भी देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने देखा है कि जब हम किसी नए कॉरपोरेटर को चुनते हैं तो वो उससे पहले तो उसी इलाके का होता है, लेकिन जैसे ही कॉरपोरेटर बनता है अपना इलाका चेंज कर देता है, कहीं और रहने लग जाता है। हम किसी आमदार को, एमएलए को चुनते हैं, वो वहीं आसपास का होगा, लेकिन जैसे ही वो एमएलए बना वो फ़ौरन निकल जाता है, बाहर किसी अच्छे एरिया में चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो हमारे बीच रहेगा तो हमारी प्रॉब्लम्स को समझेगा, हम उसके पास डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, हमारी बात सुन सकता है डायरेक्टली। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लोग अपने इलाकों को छोड़ के फिर कहीं और चले जाते हैं रहने के लिए? कुछ कुछ लोगों का ये कहना होता है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो जा रहे हैं, और कुछ कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि इन्फ्लुएंस बन जाता है, तो उसके बाद कहीं भी इजीली बिना पैसे की भी कहीं अगर कोई पहचान वाला है वो रहने दे रहा है। ऐसी भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि आपको बीच में रहना चाहिए, लेकिन जब आप एक बन जाते हैं, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, चाहे वो कॉरपोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो, चीफ मिनिस्टर हो या पीएम हो, राइट। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आपके अप एंड डाउन्स बढ़ जाते हैं। पार्लियामेंट हो गया या फिर महानगर पालिका हाउस हो गया, वो सारी चीज़ें करने में बहुत वक्त जाता है। आप राइट। माने ना माने, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन करने में बहुत वक्त जाता है। तो ये जिम्मेदारियां उनकी हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ये भी है, ये हम समझते हैं। अगर नहीं समझते तो हमको ये समझाना चाहिए राइट। एज अ रिप्रेजेंटेटिव, और खुद ये भी करें कि हमको कहीं ना कहीं से अगर 2 से 3 घंटे भी अगर हम डेली बिना किसी अपॉइंटमेंट के या फिर किसी के अगर हम अवेलेबल, 2-3 घंटा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल। अगर हम अवेलेबल रहें तो बहुत चेंजेस आ सकते हैं। राइट। राइट। और अवेलेबल रहने से मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने पार्टी कार्यकर्ता के लिए अवेलेबल रहें या फिर अपने कार्यकर्ता के लिए अवेलेबल रहें, बिल्कुल। जो कि यहाँ के लोग करते हैं कि अवेलेबल हैं, हम बैठे हैं ऑफिस पे, लेकिन वही मिल सकता है जो मेरी पार्टी का है, मेरा कार्यकर्ता है और कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेके आया है। ओपन डोर्स तो किसी के नहीं होते हैं कि आइए, बेझिझक आइए, मिलिए और फिर आपका जो काम है वो मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ कीजिए। राइट। उसके लिए बहुत लोग करते हैं कि जनता दरबार लगा ली, ये लगा लिया, वो एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज हो गई। राइट। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी की तरह देखें तो एक जिम्मेदारी ये भी है कि लोगों की आवाज़ बनने के लिए आपको लोगों की प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याएं, उनके हालात पूरी तरीके से, प्रॉब्लम हो सकता है हर इंसान को ना हो, लेकिन उन किस हालात में रहते हैं तो आपको तो समझेगा ना कि ये गलत। मेरी जिम्मेदारी क्या है कि इनकी सिचुएशन सुधारें। अगर गरीबी में है, स्कूल्स खराब है, तो वो सुधारूं, तो उनकी जिम्मेदारी है। तो ये कब पता चलेगा? जब आप वो कनेक्ट रखेंगे। जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते जाते हैं ना, तो इतने ज़्यादा आपके चमचे या फिर आपके कार्यकर्ता या फिर आपके वर्कर फॉलोअर्स हो जाते हैं कि वो आप तक सीधी इन्फॉर्मेशन पहुंचने ही नहीं देते हैं। बिल्कुल। 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 और आप माने ना माने, चाहे वो जितेंद्र रावत को ले लें, नजीब मुल्ला को ले लें, या फिर मुमरा में और भी जितने, सैफ पठान को ले लें, या फिर और भी बड़े बड़े अगर आउट ऑफ मुमरा नाम ले लें, जैसे एकनाथ शिंदे ले लें, श्रीकांत शिंदे, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको इसके लिए दिया कि लोग कनेक्ट कर पाएँ। जितने भी लोग हैं जो बन जाते हैं कोई लेवल पे, वो लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके नीचे वाले कार्यकर्ता उनसे करने नहीं देते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बन गया कुछ तो मैं छोड़ दूंगा अपने हाल पे, जा मर। नहीं, मैं चाहता हूं उनसे मिलने, लेकिन जो बीच के लोग होते हैं ना, अब ये टॉप लेवल वालों को समझना है कि ये नीचे वालों को ऊपर तक आने के लिए आप ये जो बीच वाले लोग हैं इनको हटाइए। कोई ना कोई सीधा जरिया दीजिए, अपना नंबर बीच में रखिए, या फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जरिए से सीधे आइए पब्लिक के सामने कि लोग कनेक्ट कर पाएँ। स्टेज पे आके कनेक्ट नहीं होता है, इतना सिंपल है। राइट। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि
गोवंडी में पहले कोई ऐसा बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल या एजुकेशन फेस्टिवल नहीं होता था। एक टाइम आया जब मैं 9th क्लास में था, तो 8-9th में था, तो रईस शेख वहाँ से कॉर्पोरेटर जीते, एज अ कॉर्पोरेटर वहाँ से जीता उन्होंने। और गोवंडी में सबसे बड़ा कल्चर एजुकेशन फेस्ट करवाया, गोवंडी एडु फेस्ट नाम से। इतना बड़ा करवाया कि पूरी गोवंडी को उन्होंने एकदम से हिला के रख दिया। हर किसी को पता था उस टाइम पे कि एडु फेस्ट हो रहा है, एजुकेशन फेस्ट हो रहा है। उसके बाद उनकी सीट चेंज हो गई, उनको वहाँ से बायकला साइड भेज दिया गया, फिर वहाँ पे कोई और कॉर्पोरेटर आ गया। तब से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी जो हमारे एमएलए हैं अबू आसिम आज़मी, उन्होंने कोई ऐसा बड़ा एजुकेशन फेस्ट नहीं करवाया। एक कॉर्पोरेटर लेवल पर होकर अगर रईस शेख ये काम कर सकता है, तो एमएलए और भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। 2016-17 में बहुत बड़ा आखिरी इवेंट या आखिरी मुशायरा कह लीजिए हुआ था, जिसमें मैं एज अ ऑडियंस बैठा हुआ था। वहाँ पर अबू आसिम सर ने स्पीच दी कि मैं 31st का नाइट इसीलिए यहाँ पर आपके साथ मुशायरों में होता हूँ कि मुझे कम से कम साल में एक बार तो आपके साथ वक्त गुजारने का मौका मिले। वो 2016-17 की बात थी। उसके बाद कोई ऐसा बड़ा इवेंट या कोई ऐसा एजुकेशन फेस्ट कुछ नहीं हुआ जिससे जो हमारे आमदार हैं अबू आसिम आज़मी हैं वो हमारे साथ वक्त बिता सकें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुमरा के अंदर ऐसा कोई एडू फेस्ट या फिर ऐसा कोई फेस्टिवल होता है साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, जहाँ पर आपके आमदार आपके साथ वक्त गुजारते हैं? बोला ना, बहुत होते हैं मुमरा में, तो बहुत रेगुलर बेसिस पे हो रहा है अभी। पिछला भी मुशायरा अभी रिसेंटली हुआ था। हाँ, रिसेंटली हुआ था। और ऐसे फेस्टिवल्स मुमरा में इन चीज़ों की कमी नहीं है। ये सारी चीज़ मैंने बोला ना, वो भी बिताना चाहते होंगे वक्त हम लोगों के साथ। जो एमएलए हैं वो लोगों के साथ वक्त बिताना चाहते होंगे, लेकिन ये जो बीच के कार्यकर्ता, जो बीच के कार्यकर्ता हैं, ये जो घुसते रहते हैं ना कि नहीं, ऐसे कैसे डायरेक्ट मिलेंगे आप, हमारी क्या फिर जिम्मेदारी, हमारी क्या, फिर हमारा रुतबा क्या होगा? राइट। हमारा रुतबा तो तुम्हारे साथ फोटो, ये सांप के साथ फोटो ही हमारा रुतबा है। बिल्कुल। अगर सांप से हर कोई मिलने लगा तो फिर हमारा रुतबा क्या रहेगा? तो ये बीच के लोगों को समझना पड़ेगा, और ये ऊपर वाले को समझना पड़ेगा। जो एमएलए साहब हैं उनको तो देखना पड़ेगा कि लोगों से कनेक्ट करना है मुझे। ये बीच वाले, मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत काम खराब करने वाले आगे जाके, मुमरा में तो खास करके। अच्छा, आप अजम्पशन कीजिए कि मुमरा एक अगर मूवी होती तो उसका क्या नाम होता, उसका हीरो कौन होता, उसका विलन कौन होता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। अगर मुमरा एक मूवी होती तो इसका नाम तमाशा होता। ठीक है, जिसमें अगर हीरो देखें तो हीरो जो है, अगर मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से, वो तो, अगर जब सरकार थी जितेंद्र अवार्ड की, तो जितेंद्र अवार्ड हीरो, ये 2014 के पहले की बात कर रहा हूँ जी। जितेंद्र अवार्ड हीरो, और विलन वो टाइम पे देखें तो जो बाकी सारी चीज़ें जो मुमरा में हो रही थी, जैसे नशे बेचने वाले हो गए या फिर वो सारी चीज़ें, तो वो टाइम पे काम हुआ मुमरा में, कोई डिनाई नहीं कर रहा है। तो वो टाइम की मूवी उतनी, उसके बाद फिर सब ऊपर नीचे हो गया, किसी का रोल फिर डिफाइन नहीं रहा कि कौन हीरो है कौन विलन है, क्योंकि एक बार सरकार से हट गए तो उसके बाद मुमरा में भी कंट्रोल जो है गलत तरीके से होने लगा। टीएमसी विलन हो सकती है? टीएमसी विलन नहीं हो सकती। टीएमसी जो है रोल प्ले करना नहीं चाहती है मुमरा में। टीएमसी तमाशा में है ही नहीं। टीएमसी मुमरा में है ही नहीं एक हिसाब से। और मुमरा में कितने % लोग हैं जो वोट देते हैं और कितने % हैं जो नहीं देते हैं? मुमरा में जो अगर टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स देखे तो 5 लाख के करीब है, जिसमें से सिर्फ 2.5 लाख लोगों ने वोट दिया। अगर वोटर रजिस्ट्रेशन भी देखें तो वो पहले से कम है। और अगर 5 लाख के आंकड़े के हिसाब से 49% अगर हम देखें टर्नआउट रेशियो, जो महाराष्ट्र में सबसे कम था, बहुत गलत बात है। ऑब्वियसली बात है, 49%, 5 लाख पहले ही कम है। 5 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख जा रहे हैं, उसमें से कुछ लोग मिलके सरकार बना ले रहे हैं, जीत जा रहे हैं। तो बात यही आ जाती है, जो बाकी के जो 10 लाख लोग हैं, कितने वोट मिले एमएलए साहब को? बाकी जो 10 लाख लोग हैं वो तो सो रहे थे ना। राइट। तो उनको कुछ बोलने का हक है? नहीं है हक। जिन्होंने वोट दिया सिर्फ वही बोल सकता है, सिंपल एज दैट। जिन्होंने वोट नहीं दिया, जिन्होंने ये सोचा, आलसीपना किया, नहीं करा काम, चलने दिया जो चल रहा है,
उनकी जिम्मेदारी है, उनको अपने आप को कोसना चाहिए कि मेरी गलती की वजह से आज मुमरा बर्बाद होगा, अगर होगा तो। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, अगर काम करवाना आता है ना तो काम होगा। बिल्कुल। और अगर आप मुमरा में रहने वाले हो, अगर आप अपनी बेटी की शादी में आपका एमएलए आ जाए, वो आपके लिए बड़ी बात है। गटर ना बने तो चल जाएगा, तो आपकी बेटी की शादी में वो आएंगे, गटर नहीं बनेगा। गटर नहीं बनेगा। और वो भी वही करेंगे क्योंकि वो आपके वोट, आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल तो वो गटर क्यों बनाएंगे जब आपके लिए गटर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बेटी की शादी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। सिंपल एज दैट। आपकी बर्थडे पे आना जरूरी है, कोई बड़े कॉर्पोरेटर को, एमएलए को। राइट। काम नहीं होगा, चल जाएगा। आपके इलाके में दूध बांटना मुहर्रम के टाइम पे जरूरी है, काम नहीं होगा, चल जाएगा। गणपति हो, गुड़ी पाड़वा हो, पैसे आने चाहिए पंडाल में, उतना जरूरी है। काम नहीं हो, चल जाएगा। कहीं भी किसी से भी ये बात छुपी नहीं है। इसी की वजह से सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारी नीयत खराब हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत किशोर आपको पता होंगे, अगर जन स्वराज पार्टी के फाउंडर जी हैं। जी, नाम सुना। तो प्रशांत किशोर गाड़ी में थे एक यात्रा में, तो एक आया भाग के, साहब हमारे यहाँ चंदा दे दीजिए, इस चीज़ का चंदा दे दीजिए। गाड़ी रोका, बोला किस चीज़ का चंदा? यही तो करते हो तुम, भीख मांगते हो, फिर भीख से ये बोलते हो कि हम वोट नहीं बेचते, हम ईमानदार हैं। क्या बात है। भीख ही मांग रहे हैं ना आप लोग। और फिर बाहर, अंदर भीख मांगेंगे, बाहर आके बोलेंगे वाह हमारे साथ आ रहे साहब, आ रहे बॉस आ रहा है। वो उनको पता है, वो अपना ज़मीर बेच के वो पैसा चंदा इकट्ठा करके ला रही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही हो रहा है। हमारी चाहतें, हमारी जो ज़रूरतें हम रखना चाहते हैं टेबल पे, जो रखेंगे हम अपनी ज़रूरतें, वही हमको मिलने वाला है। हम क्या रख रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी में आइए, मेरे घर वालों की शादी में आइए, राइट फोटो खिंचाइए मेरे साथ आप। राइट राइट। ये सारी चीज़ें ज़रूरतें बन गई हैं हमारी। और वो ज़रूरतें चेंज जब होगी, हम जब ये मांगेंगे हमें अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। हॉस्पिटल कितने माले का पास हुआ था मुमरा में? 4 माले का पास हुआ था। कितने माले का बना? ये डिफरेंस। इतनी बेसिक सी बात, किसी को फर्क नहीं पड़ना, ये जाहिलियत का सिंबल है। सिंपल एज दैट। बिल्कुल अगर लोग समझदार होते ना तो वो गधे से भी काम करवाएंगे। राइट है। अगर लोग बेवकूफ होते ना तो गधा भी उन पे राज कर सकता है। उतना ही है। और मुमरा के अंदर नॉन मुस्लिम्स की आबादी पॉपुलेशन कितनी है? ऑलमोस्ट होगी, 5 to 6% होंगे। 5 to 6%। ज़्यादा ही होंगे। अगर 5 to 6%, अगर रजिस्टर्ड वोटर्स के हिसाब से तो 5 to 6%। बिकॉज वंस वी स्टार्ट गेटिंग डीप इनटू मुमरा, फिर नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन स्टार्ट्स हमने डिक्रीजिंग। जो आपकी वीडियोस देखी है 95% वीडियो में आप मुसलमान 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 का नाम लेते हैं। तो आप सिर्फ मुसलमान के नाम पर ही वीडियो क्यों बना रहे हैं? और क्या ये मतलब बायस्ड है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए आप बात कर रहे हैं, या फिर उसमें वहाँ हिंदू भी आते हैं तो आप उनके लिए कोई आवाज़, एक वीडियो देखी है आपकी, लेकिन इसके पीछे क्या है कि आप सिर्फ मुसलमान के मुद्दों को ही उठा रहे हैं? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आप एक चीज़ मान के चलिए, मेरी एक फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बीवी है। आपके 2 बच्चे, आपकी बीवी है। मेरे बच्चे पूरा दिन वीडियो गेम खेलते हैं। मेरा एक बड़ा बेटा सिगरेट पीता है। क्या मैं आपके बेटे को बोल सकता हूँ सिगरेट मत पिया कर? क्या मैं आपके बेटे को बोल सकता हूँ वीडियो गेम मत खेला कर? मेरी बीवी सही से मेरे से बात नहीं करती है, क्या मैं आपकी बीवी को बोल सकता हूँ, नहीं। आपको ये सुना सकता हूँ कि तेरी बीवी तुझसे सही से बात नहीं कर सकते? नहीं ना। नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली में खराबी, वो जब तक नहीं सुधारूंगा मैं किसी और की फैमिली को नहीं बोल सकता। राइट। मुसलमान मेरी फैमिली है। बिल्कुल अगर मैं उनको नहीं सुधार सकता, मैं उनके मुद्दे सही तरीके से नहीं उठा सकता, तो मैं किसी और धर्म के मुद्दों को, किसी और धर्म की गलतियों को नहीं गिना सकता। राइट सिंपल एज दैट। मेरा समाज खराब है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा समाज खराब है, खराब रहने दो। राइट। लेकिन सेक्युलर बनने के चक्कर में मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम साथ में चलो। अरे खराब है, गलतियां हैं, कमियां हैं, तो वो सही करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जरूरत है ये करना कि अरे यार बोलिए ना, हिंदू के लिए भी बोलिए। अरे बोलेंगे तब जब हम अपने गिरेबान में जाके देखें और हमें कोई कमी ना महसूस हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब खुद के गिरेबान में दाग होंगे तो मैं आपको क्या बोलूंगा यार? राइट है। नहीं पता है मुझे। देखिए कि अगर हम दीन में देखें तो जो सफाई है निस्फ ईमान है, ये इसके बावजूद भी मुमरा में बहुत गंदगी पाई जाती है। ऐसा क्यों? हर जगह मुमरा, गोवंडी, भिवंडी, हाँ, वो कुर्ला। तमाम जगहों पर है जहाँ मुस्लिम है। ऐसा क्यों? पहली बात ये तो मुस्लिम की बात हो गई। यही गेटोइजेशन का आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। गेटोइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक प्रजाति को एक मुट्ठी में बंद कर देना और फिर उस मुट्ठी को कुचल देना। ठीक है? राइट। तो मुसलमान प्रजाति को ना एक मुट्ठी में बंद किया जा रहा है, मुमरा, भिवंडी, गोवंडी ऐसे इलाकों में, और वो उसको कुचला जा रहा है। स्कूल्स को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। मुसलमान लोग ही स्कूल चला रहे हैं, लेकिन उनका प्रॉफिट
मोटिव इतना हो गया कि वो बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाह रहे, पहला अपना पैसा, अपना सर्वाइवल देख ले, अपने घर के बच्चों को देख ले, फिर बाद में देखेंगे कि समाज में सही करना नहीं करना है। और यहाँ पे गेटोइजेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुस्लिम्स हैं। दलित्स के साथ एक टाइम पे हुआ। दलित्स के बारे में अगर दलित एक बार अपनी हिस्ट्री जान लेंगे ना, तो वो कभी भी बीजेपी को या फिर कोई ऐसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे जिन्होंने एक टाइम पे ये स्टैंड लिया था कि दलित को हमको नहीं करना है सपोर्ट, हमको अपनी पार्टी में नहीं रखना है। ये एजुकेशन की बात है ना, सिविक सेंस हम इसको बोलते हैं। अगर सिविक सेंस में रख ले कि गंदगी नहीं करनी चाहिए, गाड़ी से बाहर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। जब माँ बोलेगी खाना होने के बाद कि ये फेंक दे रिक्शा से बाहर, तो मैं किस बच्चे को किस मुंह से बोलूँ? जब उसके सरताज से उसको ये ऑर्डर मिल रहा है कि ये फेंक दे, तो उसके लिए सही गलत तो मायने नहीं रखता ना। उसके लिए तो जो काम दिया गया वो करना मायने रखता है। मैंने ये सारी चीज़ें कब छोड़ी थी पता है, ये हरकतें? मैं भी ऐसी था जैसे मुँह, एक बार मैं ट्रेन में ऑरेंज खा रहा था, ऑरेंज के छिलके मैंने खिड़की से फेंके। एक बुड्ढी आंटी ने बोला कि यही सिखाई है आपकी मम्मी ने। तो ये लफ्ज़ जो है, मैंने उनको बोला कि मेरी मम्मी की कैसे गलती हुई, ये तो गलती मेरी है ना। तो उन्होंने मुझे समझाया, नहीं अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सही से पाला होता तो तुम ये नहीं करते। तो वो एक स्टेटमेंट, मैं था कितना 8th या 7th में होऊंगा मुश्किल से, लेकिन अभी तक जहन में क्यों बैठा है, ये सोच के छोड़ दूं क्या 6th-7th का बच्चा है, 5वीं का बच्चा है, छोटा है, गलती कर रहा है, अरे कर रहे तो यार जाके जो कर रहा है, छोटा बच्चा है वो, ये जहन में बैठता है उसके। बिल्कुल बिल्कुल। हर परवरिश का हर एक नुक्ता जो आप रख रहे हैं वो पूरा सिलेबस बनेगा उसका आगे जाके, और उसमें सिलेबस में जो खामियां हैं वो आपकी वजह से हो रही हैं। अब दोस्त भी ऐसे ही बना रहे हैं हम लोग, पेरेंट्स का एक दोष हो गया यहाँ पे हम बच्चों के अपने आसपास में माहौल देखें। एक जो है, अगर माँ बाप यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहे, ना माँ देना चाहती है टाइम बच्चे को, ना बाप देना चाहता है टाइम बच्चों को, कौन टाइम दे रहा है? जो फालतू दोस्त बाहर बैठे होंगे। राइट। वो फालतू दोस्त बाहर बैठे, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? क्या उनसे अच्छी नसीहत एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उनसे अच्छा माहौल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप अच्छा माहौल एक्सपेक्ट। अब वो बच्चे जब आपके बच्चे को पालेंगे तो गलत तरीके से ही पालेंगे। वो जैसे बने वो आपके बच्चों को भी वैसे ही बनाएंगे। टाइम देने की बात आपने की तो मुझे याद आया कि अभी इतना ज़्यादा भूत सवार है लोगों पर कि हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है। आपके हिसाब से अगर दोनों वर्किंग हो तो बच्चों का जो ग्रोथ होता है, बच्चों की जो नशोनुमा होती है, वो कौन करेगा? तो मैं आपका एडवाइस जानना चाहता हूँ कि क्या वुमेन्स को भी वर्क करना चाहिए, या अपने जब तक बच्चे नहीं है ठीक है, लेकिन जब वो एक पेरेंट्स बन जाते हैं, जब बच्चे होते हैं घर में, तो उस टाइम पे उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू देखिए, अगर औरत काम कर रही है अपनी मर्जी से, अपनी खुशी के लिए, पैशन है उसका, फैशन डिजाइनिंग एक एग्जांपल लेता हूँ, पैशन है डिजाइन करना, पैशन है मेरी भी औरत का, मेरी वाइफ का, आई लेट हर डू दैट, करने दूंगा मैं उसको, पैशन है उसका। लेकिन वो मजबूरी में जाके कमा रही है अगर कोई औरत, दैट्स अ वेरी बिग सिस्टमैटिक फॉल्ट। एक सोसाइटी हमारी फेल हो रही है, इसका एक सिंबल है कि औरत को बाहर निकलना पड़ रहा है, कमाना पड़ रहा है। राइट। ठीक है, इसमें औरतें ये नहीं बोल सकती वी आर बिकमिंग सेल्फ। नो, अरे कौन सी औरत को ऐसा चाहिए रहेगा कि सब कुछ मिल रहा है, पूरी दुनिया भर की दौलत आपके कदमों में, और आप जाके बाहर किसी और के नीचे मजदूरी करेंगे? कौन सा ऐसा बेवकूफ रहेगा, मुझे बता दीजिए। कोई नहीं रहेगा। अब पैशन की जब मैं बात करूं, तो पैशन जब मैं करवाऊंगा तो क्या मेरी बीवी को मैं किसी और के अंडर काम करने दूंगा या फिर किसी और की मजदूरी करने, गुलामी करने दूंगा? नहीं, आई लेट हर डू हर ओन। उसका बिजनेस जा, कितना लॉस करना है कर, मैं हूं यहाँ पे झेलने। ये सोसाइटी रह चुकी है, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये मतलब ख्वाब है, ये सोसाइटी इंडिया में रह चुकी है। लेकिन फिर भी अगर जो हस्बैंड है वो अपना ड्रीम फॉलो कर रहा है, जो वाइफ है वो अपना ड्रीम फॉलो कर रही है, आपने दृश्यम देखी होगी आई होप, तो दृश्यम 1 में जो दिखाया गया है कि उसकी जो बच्चे की माँ है वो अपने जो है पुलिस स्टेशन में जाती है, फादर अपने बिजनेस में बिजी है, बच्चा अकेला रह जा रहा है घर पर, या तो वो दोस्तों की संगत से सीख रहा है या वो सोशल मीडिया से सीख रहा है। दोनों अपने ड्रीम्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चों की नशोनुमा होनी, जो तरबियत होनी चाहिए उसकी, वो नहीं हो पाई, और उसका जो है परिणाम आगे चल के बहुत अलग भुगतना पड़ा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वुमेन्स को अपने बच्चों के लिए, या वुमेन्स नहीं मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों को, किसी एक को तो सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आया घर में रखते हैं तो वो माँ का प्यार तो नहीं दे पाएगी, माँ वाली तरबियत तो नहीं दे पाएगी। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? पहली बात ये है कि किसी एक को नहीं, दोनों को सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, दोनों को पर्सनल टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये, जो आप औरतों के ड्रीम्स की बात कर रहे हो,
ये कंडीशंस, ऐसी कंडीशनिंग आप अगर अपनी बेटी को ये सिखाते रहोगे अपने कि नहीं तुझे इंडिपेंडेंट बनना है, तुझे ये समाज के रिश्तों में नहीं बनना है, शादी ब्याह बच्चे पालने नहीं करना है, अपने बच्चों की परवरिश वो सब पे ध्यान नहीं देना है, तुझे अमीर बनना है, बॉस वुमेन बनना है, तो उसको एक बड़े उम्र के बाद लगने लगेगा ये तो मेरा ड्रीम है राइट। है ना, ये मेरा ड्रीम है, कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है मुझे, ये तो मेरा ड्रीम है। पेरेंट्स कर रहे हैं या सोसाइटी से इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि बॉस वुमेन बन रही है, बहुत पावर है। आप कोई भी रिवाज देख लीजिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म, जब भी आप औरत को प्रेशराइज एनवायरनमेंट में डालेंगे तो सोसाइटी फेल ही होगी। एंड वर्क इज नथिंग बट अ प्रेशर एनवायरनमेंट। बिल्कुल। तो अगर ऐसे एनवायरनमेंट में आप अपनी वाइफ को या फिर अपने बच्चों को डाल रहे हैं, अपनी बेटी को डाल रहे हैं, अगर वो मजबूरी है तो गलत है। इफ़ इट्स हर पैशन, उसको करने का जज्बा है, और वो भी ऐसी कंडीशनिंग की वजह से नहीं, दिल से उसके हुनर है, किसी में गाने का हुनर है, तो क्यों रोकूंगा मैं अपनी बेटी को गाने से, अपनी वाइफ को गाने से। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी, क्यों रोकूंगा मैं उसको पेंटर बनने से। अगर किसी में अकाउंटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो मैं अपना बिजनेस क्यों नहीं संभालने दूंगा, मेरा बिजनेस उसके हेल्प से क्यों नहीं बना लूंगा, मैं दूसरों की मजदूरी गुलामी करने में क्यों भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। इतना सब पॉइंट है। अगर इसको आप प्रूव क्यों नहीं कर पाते हैं सब लोग एक दूसरे को, क्योंकि वो आपस में भिड़ जाते हैं, नहीं यार ऐसा कैसे, ईगो पे ले लेते हैं, बचपन से जो मैंने सीखा वो गलत है क्या, ये बात हो जाती है। दैट्स इट। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट इतना ज़्यादा चल रहा है। मैं जब एक आमिर खान का एपिसोड देख रहा था सत्यमेव जयते, तो वहाँ पर एक वुमेन ने कहा कि जो मेरा काम है वो मैं करूँगी, जो मेरे हस्बैंड का काम है वो अपना काम करेंगे, मेरा काम है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बच्चों को अच्छे से मैनेज करना, उनको साथ में लेके चलना। अगर वो मैं सही से नहीं कर सकती तो घर सही से नहीं चलेगा, और घर चलाना मुझे लगता है सैलरी कमा के लाने से ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब मेरा शौहर काम से थक कर टूट कर घर वापस आएगा, तो ये मेरा काम है कि मैं उसके थकन की तुरपाई करूँगी, उसको वापस से तुरपाई करने के बाद नेक्स्ट डे उसका मन जो जो भी है, जो टूटा हुआ बंदा है, उसको ठीक करके वापस नेक्स्ट डे काम पर भेजूँगी, और जो वो कमा कर लाता है उसकी रोटी बना के बच्चों को खिलाऊँगी। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा काम है। अगर दोनों नेचर के हिसाब से अपना काम सँभालें तो घर बहुत अच्छे से चल सकता है, और इसी तरह से तरबियत भी हो सकती है। तो ये मैंने बिल्कुल सही। सत्यमेव जयते में सुना था, तो मैंने आपको बताया। ज़बानें जो हैं इंसानों को जोड़ती है, और कोई भी ज़बान इंसानियत से बड़ी नहीं होती, अगर आपने देखा हो। और अगर ज़बान को सियासत से जोड़ दिया जाए तो फिर वोट भी चोरी होती है, और लोग इसमें पॉलिटिकल माइलेज भी लेते हैं। तो शिवसेना और मनसे जैसी पार्टी जो है, वो मराठी प्राइड को लेकर उन्होंने ज़बान को प्रोटेक्ट किया है, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया है, या उसका माइलेज या उसका फ़ायदा उठाया है? प्रोटेक्ट तो खैर किया है, प्रोटेक्ट के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता। ठाकरे ब्रांड जो है पूरा मराठी ब्रांड पे भी बेस्ड है, जी। तो लैंग्वेज को तो प्रोटेक्ट किया है, इसके लिए तो कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, लैंग्वेज वॉर्स जो हो रही हैं, अगर इससे हम लोग ये रिलेट करें कि लैंग्वेज वॉर्स किसी को किसी से मारना, या फिर ये कहना कि मराठी नहीं आती है तो निकलो यहाँ से, दोनों ही गलत है। ये गलत है अगर, तो ये भी गलत है कि क्यों बोलूं मराठी, ये भी गलत है ना। बिल्कुल। ये अकड़ होना, जब आप किसी और के स्टेट देखे तो ये मराठी क्यों, जब स्टेट्स अलग हुए तो किस बेसिस पे अलग हुए थे, इसी बेसिस पे स्टेट्स अलग हुए थे। जब स्टेट का फॉर्मलाइजेशन हो रहा था 53 में, जब कमीशन बैठी थी, तो स्टेट को बांटने का जो डिवीजन था वो इस बेसिस पे हुआ था, लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी जो जबान आपकी है उस बेसिस पे कर्नाटका बना, महाराष्ट्र बना, मराठियों के लिए कन्नड़ा बना, कन्नड़ा के लिए कर्नाटका बना। राइट। अब यहाँ पे हम महाराष्ट्र में आके अगर ये बोलें कि क्यों बोलूं मराठी, क्यों सीखूं, क्या अकड़ है, किस चीज की अकड़ है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का क्या था कि आप जहां रहते हैं वहां की भाषा सीखें, देश की भाषा सीखें, और दुनिया भर की भाषा सीखें, जहाँ पे इंग्लिश हिंदी मराठी चल रहा है। अब उस चीज में कोई लोग, देखिए गलत मारना है, लेकिन ये गलत भी है कि आप ये बोल दें कि क्यों बोलूं मराठी। बिल्कुल। इससे बेहतर अगर आप 2-3 वर्ड सीख लें जहां पे रह रहे हैं आप। अगर मराठी लोगों ने हिंदी में बात करने से आपसे मना कर दिया तो क्या आपका काम चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना। वो जब आपके साथ हिंदी में बात करके कोऑपरेट कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी बहुत मराठी सीख लेनी चाहिए ना।
लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आए और ये लैंग्वेज वाला वार स्टार्ट हो जाता है, उस वक्त ही क्यों याद आता है? हम तो सालों साल यहाँ रह रहे हैं, या फिर जो स्मॉल स्केल लेवल पर बिजनेस चल रहा है, या फिर जो माइग्रेंट आ रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के अंदर जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, तो उनको इलेक्शन टाइम पर ही क्यों इस तरह से परेशान किया जा रहा है? और अगर किया भी जा रहा है समझिए, तो बॉलीवुड में हर साल अनगिनत फिल्में आ रही हैं, सब हिंदी में आ रही हैं, मोस्टली 99%। उस वक्त में ये चीज़ें याद नहीं आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लेकिन जब इलेक्शन करीब आ रहा है तो जो महाराष्ट्र की जनता है, यहाँ की आवाम है, जो मराठी मानुस है, उनको उकसाया जा रहा है, ऐसा क्यों? तो देखिए, महाराष्ट्र की जनता तो नहीं बोल सकेंगे। ये जो सब कुछ हो रहा है, अगर पॉलिटिकल माइंडसेट से देखें तो ये सिर्फ बीएमसी इलेक्शंस के लिए हो रहा है और वहीं तक सीमित है। राइट, राइट। क्योंकि ठाकरे ब्रांड अगर देखें तो वो सिर्फ कोकन जो बेल्ट है उसी में ठाकरे ब्रांड चलता है। बाहर की डिविजन्स में आप देखेंगे तो शिवसेना की सीट्स आप इक्की दुक्की देखेंगे। बाहर विदर्भ हो गया, औरंगाबाद डिवीजन हो गया, वहाँ पर इनकी सीट्स शिवसेना की तो नहीं है। एनसीपी और कांग्रेस बीजेपी वहाँ पर स्ट्रांग है। अब जब यहाँ पे बहरहाल हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जब बीएमसी इलेक्शंस आने वाले होते हैं तभी क्यों बात, बीएमसी कुछ स्टेट से भी ज्यादा फंड्स रखती हैं, कंट्रियों से भी ज्यादा फंड्स रखती हैं, छोटी मोटी कंट्री क्या से बात ज्यादा। है। इतना पैसा है बीएमसी के पास। तो जिसने बीएमसी कंट्रोल कर लिया उसने मुंबई कंट्रोल कर लिया, यानी उसने मुंबई का पैसा कंट्रोल कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट होते बीएमसी इलेक्शन, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसके लिए वॉर हो या फिर प्यार से हो, हर इंसान करेगा, कोई भी पार्टी हो, किसी को हम दोष। अब यहाँ पे लैंग्वेज वॉर हुआ है ना, आप लिख के लीजिए, बाकी पार्टीज भी कुछ ना कुछ एक्सट्रीम करेंगी। क्यों क्यों पीछे बैठेगा कोई? अब लैंग्वेज वॉर से ये था कि थोड़ा हाईलाइट होना है, जहाँ कहीं पे भी नाम दबते जा रहा था वो नाम अब ऊपर आते जा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होगी, कुछ ना कुछ खराब करेंगे किसी का, तभी तो किसी का अच्छा होगा, इनको ऐसा लगता है। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके नाम आते हैं ऊपर और इनसे फायदा होता है। गुड पब्लिसिटी हो बैड पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। लेकिन जो रियल इश्यूज हैं, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको क्या बोला? हम मांग रहे हैं क्या ये? हम नहीं मांग रहे ना। हमको मराठी अस्मिता ज्यादा जो प्यारी है, राइट। तो उसी चीज पे खेल होगा। बाल ठाकरे के टाइम पे मराठी अस्मिता के साथ साथ मराठी को एम्प्लॉयमेंट, मराठी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका स्ट्रांग होना, ये सारे फंडामेंटल्स थे। कि आज उसके साथ वो जोड़ रहे हैं क्या इन लोग? नहीं ना। नहीं। हम लोग उनसे क्या मांग रहे हैं? एज अ मराठी आपको ये सोचना चाहिए कि हम इन पार्टियों से क्या मांग रहे हैं। मराठी लैंग्वेज बचाना। आपको लगता है मराठी लैंग्वेज खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। हमें मुंबई छोड़ syllabus के में- कहाँ पे आप मराठी में जाएंगे? हिंदी में बात करेंगे तो मराठी से बिल्कुल। आपको हिंदी में रिप्लाई मिलेगा? नहीं मिलेगा। पूरे महाराष्ट्र में एकदम खुले दिल से मराठी बोली जाती है। ये पॉलिटिकल माइंडसेट से हो रहा है, बिल्कुल साफ है। बॉम्बे में इसीलिए हो रहा है क्योंकि बॉम्बे में बहुत वैरायटी ऑफ लोग रहते हैं, तो उस वजह से ये जो इनको इजी टारगेट मिल जाते हैं। बाकी कहीं और करने जाएंगे ना तो इनको टारगेट मिलेंगे नहीं इतना इजीली। उनको कैमरा लेके 10-15 दुकान ढूंढना पड़ेगा तो शायद मिले। यहाँ पे हर दूसरी दुकान में आपको नॉन मराठी मिल जाएगा और आपको वीडियो बनाने के लिए मिल जाएगा मारने के टाइम पे। और हालांकि ये भी स्टेटमेंट था कि अगर मारेंगे तो उसका वीडियो मत बनाइए। बहुत बड़े लीडर ने कहा था कि जो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये सही बात नहीं थी, आप मारने के लिए खुले परमिशन दे रहे हैं। अब ये भी बात है, उन लोगों को अगर आप रोजगार दे सके, उन लोगों को वो लेवल की एम्प्लॉयमेंट दे सके, आप कोई भी ऐसी वीडियो के नीचे पॉजिटिव कमेंट्स नहीं देंगे। मराठी भी इनको गाली देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो ऐसा करते हैं उनको मराठी लोग भी गाली देते हैं कि तू जबरदस्ती उनके साथ काम खराब कर रहा है, इतना अच्छा रिश्ता है हमारा, ना कभी हमने उनके साथ ऐसा हुआ। मराठी अब जानबूझ के इनके जोश में आके ट्रेन्स में देखेंगे आप कितने झगड़े हो रहे हैं बिल्कुल। कि मराठी बोल, तू मराठी बोल, तुला काय मराठी नहीं येते का, मराठी बोल। सीख लेंगे तो सीख लिया थोड़ा बहुत। जिन लोगों ने नहीं सीखा उनकी इतनी बड़ी गलती हो गई राइट। कि उनको मारेंगे आप, सबके सामने जलील करेंगे। अब ये लोगों का जोश, जो इन लोगों का जो ये उठाकर मुद्दा, अब छोटे छोटे जो लोग हैं मराठी जिनको मतलब बस थोड़ा सा हाईलाइट करना है, टाइम पास करना है, वो दूसरों का कैसे फायदा उठा रहे हैं वो देख रहे हैं आप। आपने तो मराठी को बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया बिल्कुल। कि हम मारेंगे, लेकिन जो बाकी जगह पर जो मासूम फालतू में जो सिर्फ इस वजह से टाइम पास करने के लिए समझोगे एक दूसरे को, कोई अगर हिंदी में बोलने वाला मराठी सीखकर फिर एक हिंदी वाले को मारने के लिए निकल जाएगा कि इसको मराठी नहीं आती है, आपको पता चलने वाला है क्या? तो बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल से हो रहा है, ये मराठी लोगों को समझना चाहिए और उन लोगों को समझ में आ रहा है बहुत हद तक। इसी वजह से तो इलेक्शंस इतने डिले हो रहे हैं, क्योंकि सब कोशिश कर रहे हैं कि जितना डिले होगा उतनी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल सही कहा आपने। मराठी माणूस को अपनी आइडेंटिटी बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मराठी ऐसा लैंग्वेज है जो हमें सिलेबस में भी पढ़ाया जाता है। तो हमें बचाने की तो उसको ज़रूरत होती है जो ख़त्म हो रहा हो। तो जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जिसे लोग पढ़ रहे हैं, आने वाली जनरेशन पढ़ रही है, वो तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती। अ, पिछले दिनों आपने देखा हो कि गवर्नमेंट ने टीसीएस से अपना टेंडर हटाकर एडिक्विटी को दे दिया, जिसमें जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? एनी फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन आज के टाइम पे खराब ही हो रहा है, क्या पता क्यों। होना तो नहीं चाहिए कोई देश में, लेकिन राइट, तो टीसीएस के पास भी था तो वो टाइम पे भी बहुत इश्यूज थे, वो हाईलाइट नहीं हुए। लेकिन अब जब एडिक्विटी के पास है तो वो टाइम पे तो हद से ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल। ये प्राइवेटाइजेशन का खेल है। अब गवर्नमेंट कई चीज़ों में अकाउंटेबिलिटी, कई चीज़ों में वो सही तरीके से काम कर रहा है, सिस्टम बनाना नहीं कर पाती है। प्राइवेटाइजेशन एक बहुत सिंपल ऑप्शन होता है जो 1991 के बाद इंडिया में बहुत चल रहा है। हर लेकिन हर अब कोई अपना कॉस्ट बचाना चाह रहा है। हर कोई कॉस्ट यहाँ पे बचाना गवर्नमेंट चाहता है। कॉस्ट बचाने के लिए नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इसीलिए प्राइवेटाइजेशन ज़्यादातर करती है कि वो ये संभाल नहीं पा रहे हैं। आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी जो हायरार्की है, प्रोटोकॉल्स हैं, ये सब चीज़ें बनाना सिस्टमेटिक तरीके से, कॉर्पोरेट तरीके से पॉसिबल नहीं है। वो अपना एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, वो अपने क्वालिफ़िकेशन के साथ आ रहे हैं, वो अपने अकड़ के साथ रुतबे के, तो वो अलग-अलग क्लैशेज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होना बहुत आम बात है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए उन लोगों को प्राइवेटाइज़ किया जाता है कि सिस्टम अच्छा चले। पैसा तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है कहीं-कहीं पे, पैसा जो गवर्नमेंट को मिलने वाला था वो उनको नहीं मिल रहा है, राइट। दूसरी पार्टी को मिल रहा है। तो उनके लिए तो कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत नुकसान है ही है, लेकिन लेकिन फिर भी काम अच्छे से जो होता है। स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की बात करें, टीचर्स, वो इतने पावरफुल टीचर्स हैं, वो इतने पावरफुल टीचर्स हैं, उनके हाथ के नीचे से कितने पुलिस ऑफिसर्स गए हैं, कितने एसडीएम्स गए होंगे उनके हाथ के नीचे से, कितने बड़े-बड़े ऑफिसेस में बैठे हुए लोग वही एग्ज़ाम क्लियर किए हैं जो उन्होंने सिखाया है। अब उनके दिल में ये आ गया है कि हमारे लोग ये ऐसा कर रहे हैं, तो सोचिए वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स कितने बढ़ेंगे उनमें। एक पुलिस वाले ने उनसे पूछा कि अगर मर्द होते तो तुम पहने होते ये वर्दी। बिल्कुल। कितना वायरल हुआ वो। क्यों वायरल हुआ? क्योंकि वो जोड़ा उन्होंने किसी मर्दानगी से वर्दी का क्या वो, यानी जो वर्दी नहीं पहनते वो सारे मर्द नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? बहुत सारी चीजें गलत तरीके से रिफ्लेक्ट करना, पुलिस का इतना वायलेंट हो जाना सिर्फ टीचर्स के अगेंस्ट, पीसफुल नहीं भी था तो दिख जाता ना हमको कि पीसफुल नहीं हो रहा है, राइट, राइट, राइट। तो उसका अगेंस्ट एक्शन लेता तो कोई बुरा नहीं बोलता। लेकिन बिल्कुल। तब करना कि जब सिर्फ नारेबाजी हो रही है, उस साइड चल के जाने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर कहीं सामने से उठ नहीं रहे, उस वक्त ये सब करना है। और आप ये देखेंगे जब रैलीज हो रही है जिसमें वायलेंस हो रहा है, राइट। उस वक्त पुलिस एक्टिव नहीं होगी। पुलिस हमेशा उसी वक्त ओवर पुलिसिंग चार्ज होती है जब सामने नॉर्मल सादे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये सब घिनौनी हरकत नहीं करेंगे पुलिस के साथ मिसबिहेव या फिर मारम राइट, पीटी राइट। करने की। वो टाइम पे वो जब एक्टिव हो जाते हैं, उसमें वर्दी की कहाँ से बात आ गई? आप लोग भी वर्दी पहन के तो शांत बैठते हैं ना जब आपके सामने वायलेंस होता है तो। राइट। हजारों बार हुआ इंडिया में। वो टाइम पे क्या तुम लोग फिर वो मर्दानगी चली जाती, वर्दी से नहीं आती तभी? ये सबको पता है। कमेंट्स आप देखेंगे अगर इन लोगों के, आप अगर जो लोग इनसे एक्चुअल में इनके ऊपर पावरफुल हैं, उन लोगों ने भी इन लोगों को क्रिटिसाइज किया कि ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम। जो एक्शन हो पुलिस का उसको क्रिटिसाइज किया जिन लोगों को करना चाहिए था, ऑपोजिशन हो कोई भी हो। हालांकि ऑपोजिशन इतना वीक होने की वजह से साफ साफ टीचर्स लोगों ने बोला ना बिल्कुल। कि अगर ऑपोजिशन थोड़ा बहुत स्ट्रांग होता, अगर ऑपोजिशन को वोट से ज्यादा काम की चिंता होती, तो ऑपोजिशन आता, हमारे साथ खड़ा होता, हमसे पहले हमारा ये मुद्दा उठाता। राइट, राइट। टीचर्स को क्यों आने की जरूरत पड़ी? कि टीचर्स का काम है क्या ऐसे पब्लिक में आके प्रोटेस्ट करना, अपना बच्चों को छोड़ना पढ़ाना, ये सब आके करना? बिल्कुल। नहीं काम है उनका। लेकिन उन्होंने किया ना, क्यों किया? क्योंकि किसी और ने इनिशिएटिव नहीं लिया, तो टीचर्स को आगे आना पड़ा। अभिनव शर्मा सर को मैं कितने टाइम से फॉलो कर रहा हूँ मैथ्स के लिए। उनको जब देखा कि उनके साथ ये सब चीजें, वो कितने पावरफुल टीचर हम लोग नहीं जान रहे, कितने सालों से इतनी बड़ी इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है वो लोगों से ऐसे बात करना जो इतने पावरफुल लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं जमता है। अगर उन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो जो मजदूर हैं, जो फिर गरीब हैं, जो ऐसे तबके से आ रहे जिनके पास इतनी पावर तो कहीं नहीं होगी, उन लोगों के साथ ये कैसा बिहेव कर रहे होंगे ऑफ कैमरा? या तो न्यूज रिपोर्टर्स के सामने अगर ऐसा बिहेव हो सकता है, तो ऑफ कैमरा पुलिस स्टेशन के अंदर कैसा बिहेव हो रहा होगा, ये कभी सोचा आपने? मुंबई मुंबई के पुलिस स्टेशन में, कितने पुलिस स्टेशन में मुंबई के ऑल ओवर महाराष्ट्र और रेट कार्ड तक सेट है, पता है?
कि एफआईआर के लिए इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, राइट। एनसी के लिए इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, रेफरेंस के बिना आपका कोई काम नहीं होगा, जाएंगे तो बिठा के रखेंगे, पासपोर्ट बनेगा तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों सिंपल सी बात है। कोई खुश है क्या? क्या किसी को नहीं पता ऐसा है क्या? नहीं है ना। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है ये? आपको मैंने क्यों काटा बीच में? क्योंकि हम नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम मांगेंगे ना तो मिलेगा। बिहार की बात करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार से अब सब नाराज है कि सब बिल्कुल। लेकिन आपने नीतीश कुमार को वोट क्यों दिया था? बिजली के लिए वोट दिया था, आपको बिजली मिली ना। आपने नीतीश कुमार को राशन के लिए वोट दिया था, राशन मिला ना। एजुकेशन के लिए कभी वोट नहीं दिया आपने, एजुकेशन नहीं मिल रहा है। और ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये एग्जैक्ट सेम वर्ड्स प्रशांत किशोर के हैं। आई एम अ वेरी कीन फॉलोअर ऑफ प्रशांत किशोर। वो हर एक कांग्रेस बीजेपी सबके अगेंस्ट ही अभी फिलहाल तो वो क्यों? क्योंकि ये सीइंग कि दोनों के पास सिस्टम खराब हो चुके हैं। प्रशांत किशोर हैज बीन वर्किंग 2011 से मोदी की कैंपेनिंग में चीफ मिनिस्टर के उन्होंने काम किया, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने के लिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो मतलब फेज, वो सब में उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है। साफ साफ बोला है कि जीते इनके। नीतीश कुमार ने बोला कि मेरा छोटा भाई है, उस इंसान के अगेंस्ट जा सकता है। तो और क्या समझने की जरूरत है कि इन लोगों के पास जो है लोगों के लिए सोचने की जिम्मेदारी नहीं रह गई है। इन लोग सोच ही नहीं रहे हैं। हमें नई सोच चाहिए, नए लोग चाहिए, नया तरीके का सिस्टम चाहिए, जो कि वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप बैठ गए फिर से इन पार्टियों में जुड़ने लगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टियां खराब है, सारी पार्टियां बेवकूफ़ हैं, लेकिन फिर से अगर वही सिस्टम में वही चक्के में चले गए ना तो इंडिया विल नेवर चेंज, और ये भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस की तरफ से तो आई डोंट थिंक सो पॉसिबल। आपने नीतीश कुमार का नाम लिया तो मुझे याद आया, मैं रिसेंटली अभी गांव गया हुआ था। बिहार से ही हूँ मैं। और सकरी जो है वो जंक्शन है। तो जब मैं रात के वक्त सफ़र कर रहा था बाइक से, तो नारायणपुर से लेकर जो मेरा गांव है नजरा मोहम्मदाबाद, वहां तक समझ लीजिए 2-3 किलोमीटर है। वहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। हम पूरे रास्ते जो रोड पर चले हैं बाइक से, वो अपने बाइक के हेडलाइट के सहारे चले हैं। यानी सामने वाला बंदा, अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है और उसकी हेडलाइट नहीं चालू है तो एक्सीडेंट होना एकदम पक्का है। तो आप एजुकेशन की बात कर रहे थे, अभी तक वहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, लाइट्स की, इलेक्ट्रिसिटी की, बिल्कुल नहीं है। तो एजुकेशन तो अभी दूर की बात है। और वहाँ ऐसा होता है कि अगर मतलब दिन में तो कई बार लाइट जाती है, लाइट जाने के बावजूद भी शाम में अगर लाइट चली गई 6 बजे 7 बजे, तो जो नेटवर्क होता है हमारे मोबाइल में, नेटवर्क सिस्टम, वो भी नेटवर्क चला जाता है। यानी आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं एक बार लाइट चली गई तो। फिर जब लाइट आएगी तो नेटवर्क आएगा। तो यहाँ पे जो नेटवर्क सिस्टम है उसने भी, अब वो पता नहीं उनका क्या सिस्टम चल रहा है, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के साथ किस तरह से उसको जोड़ के रखा हुआ है, लेकिन वहाँ नेटवर्क का सिस्टम भी बहुत ख़राब है। चाहे जियो हो, एयरटेल हो, कुछ वीआई हो, कुछ भी हो, सब ख़राब है। मैं इसलिए यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ है यहाँ से मे भी कहीं निकले, कहीं पहुँचे, तो वहाँ हो सकता है कुछ सुविधाएं आ सके या वहाँ तक बात पहुँच सके। अब हम लोग एसएससी की बात कर रहे थे, तो जो टीचर्स होता है समाज का सबसे रिस्पेक्टफुल पर्सन होता है। तो हमने देखा कि वहाँ पर इस तरह से टीचर्स के साथ मिसबिहेव किया गया, उनको घसीटा गया इस तरह से जैसे वो आतंकवादी हो, उनको मारा गया, उनके हाथ वगैरह, किसी टीचर का हाथ टूट गया उसमें। तो जब एक समाज के इतने बेहतरीन रिस्पेक्टफुल लोगों के साथ इस तरह बिहेव किया जाएगा, तो एक स्टूडेंट किस तरह से सेफ हो सकता है, या एक आम जनता कितनी सेफ हो सकती है यहाँ पर। मैंने बोला ना आपको कि ये चीजें लोग नहीं मांग रहे हैं, लोग नहीं मांग रहे, अंधे हो गए हैं लोग चकाचौंध में कि अगर इलेक्शन के 2-3 महीने पहले काम देखेंगे और मतलब पूरे 5 साल बर्बाद हुए, बर्बाद होने दो। क्या 2,000-5,000 वोट की कीमत है क्या आपकी? आप लेट्स से एग्जाम्पल 5,000 रुपये आपने दिए वोट के, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं। सेफ्टी के लिए कौन जिम्मेदार है? पुलिस जिम्मेदार है आपकी। आप पुलिस के पास जाइए, एफआईआर कराने के लिए 5,000 से ज्यादा खर्चा हो जाएंगे आपके। बिल्कुल। सेफ्टी में हॉस्पिटल आता है, हॉस्पिटल में जाइए आप, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल जाइए, आपको वहाँ पे एक अच्छा ट्रीटमेंट लेने के लिए 5,000 से ज़्यादा खर्चा होंगे। सेफ्टी में, हेल्थ में, सेफ्टी में आता है तो एजुकेशन भी आता है आपकी, है ना। एजुकेशन भी बेसिक नीड्स में। एजुकेशन अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स गरीबों के लिए ये बना दिया ना हमने, डाल दिया ना दिमाग में गरीबों के लिए, तो म्यूनसिपल जो बच्चे हैं वो गरीब होते हैं और प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ते हैं। बिल्कुल। वो खर्चा नहीं हो रहा है आपका। गवर्नमेंट स्कूल्स अगर अच्छे होते तो नहीं पढ़ते आपके बच्चे। 5,000 से ज़्यादा खर्चा हो रहा है ना आपका।
तो इतना ज्यादा आपका जो खर्चा है उसके लिए सिर्फ 5,000 मांग रहे हो आप। इतना तो कम से कम बिजनेस माइंड रखो कि 5,000 का एक वोट नहीं होता है। बिल्कुल तुम्हारे जो लाखों रुपए खर्चा हो रहे हैं उसका हिसाब मांगो। नहीं मांगेंगे क्यों? क्योंकि आवाज उठाएंगे तो कोई ना कोई आजू बाजू वाला ही बोल देगा चुप जा। है ना, दूसरे दुश्मन से ज्यादा तो अपने ही भरे हैं यहाँ पे कि टांग खींच लेंगे इसकी, आगे नहीं जाने उसके देंगे। अलावा जो हमने अपना रहनुमा चुना हुआ है, जो हमने अपना प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को चुना हुआ है, वो एक ऐसे पीएम है कि जब बच्चा उनके पास आता है तो वो जो सिक्का होता है, डॉलर होता है, वो मांग पे लगा के वो चिपकाते हैं, फिर ऐसा मारते हैं। तो और मैंने देखा एपीजे अब्दुल कलाम की वीडियो देखी मैंने उनकी, तो एक बच्चा उनसे पूछ रहा है कि एक देश का, एक कंट्री की स्ट्रेंथ क्या होती है और वीकनेस क्या होती है। तो वो उसको बता रहे हैं कि यार स्ट्रेंथ जो है वो आप हो इस देश के, और एक हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर है वो बच्चों को ये उंगलियां ऐसे ऐसे करके बता रहे हैं या फिर मांग पे सिक्का रख के बता रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो हमारे हाल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लेकर आपकी क्या छवि है? आपने 15 अगस्त की स्पीच सुनी? नहीं 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 सुनी मैंने। 15 अगस्त की स्पीच सुनते तो आपको समझ में आया जाए तब। ऐसा नहीं क्रिटिसाइज करने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ मैं, कभी भी मैंने बोला ना पर्सनल अटैक मुझे पसंद ही नहीं है। तो अगर ऑन अ पर्सनल लेवल इंडिविजुअली अगर देखें तो बंदे ने मेहनत बहुत किया है। ऐसे ही नहीं पहुंच जाता कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तक। राइट। और प्राइम मिनिस्टर बनना इतने लंबे समय के लिए ऐसे इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब वो जो वहां पहुंच गया है वो इंसान वहां पहुंच गया है, तो उसके नीचे के जो, वो मैंने बोला ना कि जो मिडिल मैन है, यहाँ पे जनता, मिडिल मैन देन पीएम, तो वो मिडिल मैन बहुत करप्ट सिस्टम में है। और वो इंसान की अगर हम बात करें तो उनको यही नहीं पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि उनके नीचे वाले जो आदेश सिखाते हैं वही सीखते हैं ना वो। एज अ पीएम उनको कंटिन्यूसली सीखते रहना पड़ता है। उनकी ट्रेनिंग टीम होती है, स्पीच टीम होती है, ड्रेसिंग टीम होती है, हर एक चीज़ के लिए उनके लिए प्रॉपर टॉप नॉच फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल। अब वो जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो जो उनको सिखाएंगे वही करेंगे वो, या फिर जो उनको पहले से मतलब नॉर्मल चीज़ है। अब उसमें हम लोग इतना नहीं बोल सकते कि ये चीज़ें गलत है ये चीज़ें सही है, वो हर एक इंसान का जेस्चर होता है, उनका और एक्सपीरियंस अलग ही है। राइट, सही कहा आपने। लेकिन फिर भी जिस तरह से बिहेव किया जाता है बच्चों ऑब्वियस के सी साथ। बात है, बिल्कुल सही बात है। सोचा जाए ऐसे ऑन पब्लिक डोमेन के ऐसे बिहेव करना, ऐसे बात करना, कोई भी, मैंने भी शायद एक, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था कि शायद कोई बच्चा वो नाम बताता है अपना, मुस्लिम नाम बताता है, तो कुछ वो ऐसा कुछ प्रणाम करने बोलते हैं, फिर कुछ हाँ, प्रणाम प्रणाम करना, करने कहते तो हैं। आई डोंट थिंक सो असली थी, एडिटेड थी, इसलिए मैंने कुछ कमेंट नहीं किया उस चीज़ पे। तो अगर वो भी असली है तो फिर वो भी कितनी शर्मनाक बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो जो आरएसएस के साथ अपने लिंक्स बता रहे हैं, जितने खुल के उन्होंने ये साल 15 अगस्त को बताया कि बीजेपी जो है इतना सपोर्ट करती है, आरएसएस इतनी बड़ी संस्था है, आरएसएस की वजह से देश इतना मजबूत हुआ है। आप ये मत भूलिए कि आरएसएस को कई टाइम तक बैन रखा गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये मत भूलिए कि कितने दंगों में कमीशंस की रिपोर्ट में आरएसएस का नाम बाकायदा लिखा गया है। ये मत भूलिए कि बीजेपी जो है इसलिए लेके आई गई थी, जनसंघ इसलिए लेके आया गया था कि आरएसएस बिना पॉलिटिकल पार्टी के बैन होने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाती। बैन हुआ तो उनको समझ में आ गया 47 में, जब पाकिस्तान का बंटवारा जो इंडिया में इतना वॉयलेंस हुआ, उसमें कोर जो मेन जो होता है ना सिद्धांत, जिसने ये गढ़ा था ये सारी चीजें, तो आरएसएस को पकड़ा गया उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। झूठ हो सच हो इस पे वो आर्ग्यू कर सकते हैं, हमको नहीं मानना है। पॉइंट ये है कि उनको बैन किया गया, उसके बाद ही वो जनसंघ स्टार्ट हुआ ना, कि जनसंघ हम पॉलिटिकल पावर लेंगे और पॉलिटिकल पावर के साथ ये सारी चीजें करेंगे तब तक शांत रहेंगे। उनकी 100 साल की तपस्या काम आ रही है उनको। और हम जो आरएसएस के खिलाफ तो नहीं कहेंगे, अगर कोई और कम्युनिटी है, चाहे वो मुस्लिम्स हो या फिर दलित्स भी बहुत सारे आरएसएस से नफरत करते हैं, ये लोग अगर साथ आ गए ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि बीजेपी कंटिन्यूस रूल करेगी। दलित्स एंड मुस्लिम्स हैव टू कम टुगेदर टू चेंज द सिस्टम इन इंडिया, तभी कुछ हो सकता है। वरना इन लोगों को जब तक नहीं समझ में आएगी, इन लोगों को आप देख रहे हो कि इन लोग दोनों की हालत क्या है इंडिया में, आपको खुद समझ में आ रहा है। मुमरा की हालत देख लो मुस्लिम्स की, दलित्स की हालत देखना है तो बाकी जगहों पर जाके देख लीजिए जहाँ पर हिंदी कम्युनिटी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल कहा आपने, सही कहा आपने। और मैंने तो अभी रिसेंटली ये भी सुना था कि आरएसएस की ऑफिस में तिरंगा लहराने के लिए उनको 50 साल लग गए। 50 साल बाद उन्होंने अपने एक्सेप्ट नहीं ऑफिस किया में था फ्लैग उन्होंने। राइट, राइट, फ्लैग एक्सेप्ट नहीं किया था। तो खैर। वो अलग भी, आपको अगर आप देखें तो वो टर्किश सल्तनत का जो जो खिलाफत की वो जो सपोर्ट किया था कांग्रेस ने, तभी से फिर ये 1919 में, 1919 में फिर ये
आरएसएस की तरफ लोग जो है बनना स्टार्ट हो गया, अलग हुआ कांग्रेस से एक तबका। फिर वो कांग्रेस से एक तबका अलग होने के बाद भी 1925 में फिर ये आरएसएस का स्थापना हुआ है। वो वही 1925 अभी 2025 का 100 साल कंप्लीट हुआ है उनका। और आजकल जो सबसे ज़्यादा खबर गर्म है, वोट की चोरी। तो अगर वोट की चोरी सही हो मतलब सही में हो रही है, तो देश के डेमोक्रेसी पर ये एक बहुत बड़ा धब्बा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई और लोगों तक पहुंचाया कि वाक़ई चोरी की जा रही है, तो लोकतंत्र इसकी वजह से तो बहुत खतरे में है, क्योंकि हम वोट किसी और को दे रहे हैं और चुनकर कोई और आ रहा है। तो इस वक़्त में हमारे यूथ को क्या रिएक्ट करना चाहिए? हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हम लोगों को सिस्टम समझना पड़ेगा कि वोटिंग क्या होती है, इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है। इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्टोरल प्रोसेस सीखिए, राइट। क्या प्रोसेस होता है, चुनाव पत्रिका क्या होती है, नॉमिनेशन कौन फाइल करता है, क्यों फाइल करता है, उसके बाद हम कैसे वोट देते हैं, हमारा वोट कहाँ नाम आएगा तो फिर हम वोट दे सकते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स में हमारा आता है वोट। तो हम वो चीज़ें जब तक नहीं समझेंगे, बिना समझे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, वोट तो वॉट इट्स आर एग्ज़ाम। 5 साल में हमने जो सीखा समझा, उस हिसाब से हम लोग अगले 5 साल के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं एक हिसाब से। अगर हमारी तैयारी सही नहीं है तो वोट देना तो फिर गलत ही होने वाला है। और वो चीज़ें फिर आगे हम अपनी तरफ से सही रहे ना तो फिर सिस्टम को हम ब्लेम कर सकते हैं। और सिस्टम को ब्लेम करने की जब बात कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी ये गारंटी से कह सकते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा? या फिर वो ये कह सकते हैं कि ये जो डुप्लीकेट वोट्स हैं, इसमें से कांग्रेस को एक भी नहीं गए होंगे? क्या ये कह सकते हैं वो? नहीं कह नहीं कह सकते हैं सकते। वो। मैं राहुल गांधी को ना सपोर्ट करता हूँ ना अगेंस्ट में हूँ। हर इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान के फॉलोअर्स अगेंस्ट वाले होता है। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि जो डुप्लीकेट वोट्स की, जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, इसमें से कोई भी वोट इनके खाते में नहीं गया होगा? नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये देख सकते हैं कि पहले के जो डुप्लीकेट वोट जो अभी तक चलते आ रहे हैं, क्या वो जो रद्द नहीं हुए थे, उनके बारे में हाईलाइट नहीं किया जा सकता? क्या सारी गलतियां सिस्टम में 2014 के बाद ही हुई? क्या कांग्रेस की कोई गलती नहीं थी जिसकी वजह से सीट इतनी ड्रास्टिकली नीचे गिर गई? कोई गलती नहीं थी जिसकी वजह से बीजेपी हमारे सर पे आके बैठ गई? कोई गलती नहीं थी कांग्रेस की? बोल सकते हो ऐसा? नहीं बोल नहीं सकते बोल ना। सकते। तो अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करना बिल्कुल जरूरी है, जो कि नहीं करने की वजह से कांग्रेस से बहुत सारे लोग नाराज हैं। लेकिन फिर भी राहुल बार-बार कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है। रूलिंग पार्टी कह रही है कि ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी होती है क्रेडिबिलिटी किस वो, तरफ है? नहीं नहीं, होती है, वोट की चोरी होती है। वोट वो बस अगर इंक वाला सिस्टम जो है, इंक देखिए, सबसे पहली बात, अगर इंक लग गई ना तो वो एक डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है कि फिर वो सिस्टम खराब होगा। अगर लोग मिले होंगे तो फिर जिसके हाथ में इंक है वो दूसरी बार जाके, लेकिन जहाँ पे इंक्स नहीं लग रही है, जहाँ पर वो सिस्टम प्रॉपरली नहीं बैठा हुआ है कि इंक्स हम नहीं लगा रहे हैं सही से, प्रॉपर तरीके से हम देख नहीं रहे, चेक नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर ये सारी गलतियां होना नॉर्मल है और ये होती हैं। राइट। हर जगह होती हैं। जहां पर भी इंसान इन्वॉल्व है, गलतियां होना तो लाजमी सी बात है। गलतियां तो होंगी। अब इतने बड़े लेवल पे जितना वो बड़ा डिपिक्ट कर रहे हैं, वो भी चेक करने की जरूरत है कि अगर उसमें और खुलासे होते हैं। वोट चोरी बहुत सक्सेसफुल कैंपेन हुआ है इनका। अगर तीन इतने दिनों में बहुत कम कैंपेन्स होते हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा को भी पॉपुलर होने में बहुत टाइम लगा था, न्याय यात्रा को भी बहुत टाइम लगा था, बिहार में अभी कन्हैया कुमार की यात्रा हुई, उसको भी पॉपुलर होने बहुत टाइम लगा। नहीं हुआ है, पॉपुलर हुआ ही नहीं एक हिसाब से। लेकिन वोट चोरी की जो कैंपेनिंग है वो बहुत पॉपुलर हो रही है। ये मुद्दा इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला है। आप अभी देखते रहेंगे कि अभी अगले 1-2 महीने तक तो बिहार में जब तक इलेक्शंस नहीं होते, वोट चोरी तो पूरा स्काई रॉकेटिंग हर जगह ट्रेंडिंग पर रहेगा। लिख के ले लीजिए आप। लेकिन आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रॉपर ईमानदारी से काम कर रहा है, या किसी के दबाव में आकर, जैसे मोटा भाई हो गए, बीजेपी हो गए, ये लोग के दबाव में आकर ये देश को और खोखला कर रहे हैं? आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो इलेक्शन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और अगर हम ये देखें तो इलेक्शन कमीशन 3 लोगों के अंडर होती है, 3 इलेक्शन कमिश्नर होता है। 3 इलेक्शन कमिश्नर जिस आइडियोलॉजी के, इंसान कोई ना कोई समझ का रहता हो, वो जिस आइडियोलॉजी के हैं वैसे इलेक्शन कमीशन चलेगा। उसमें सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। उसमें हम लोग कोई टिप्पणी दे ही नहीं सकते कि क्योंकि कंप्यूटर तो नहीं है ना इलेक्शन राइट, कमीशन। राइट। 3 लोग बैठ के चला रहे हैं पूरा, 3 लोगों के, चौथा कोई उसमें डिसीजन लेने वाला नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्शन कमिश्नर के पास बहुत पावर होती है, हम सोच नहीं सकते उतनी पावर होती है उसके पास इलेक्शन से लेके।
अब इतनी पावर अगर वो 3 लोगों के पास है तो वो सही अपना सोच समझ के जो कर रहे हैं, अगर उनकी सोच खराब है तो फिर उसको तो कोई भी नहीं सही कर सकता। अब ये आज ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है कि जहाँ पर एक इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं कि एक इंसान एक ही बार वोट डाल सकता है, बिल्कुल। और इसके अगेंस्ट में एक बच्चा है, आपने भी देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे लोकसभा के, कि बीजेपी को वो 8 बार वोट डालता है, खुद ही वीडियो में गिन के 1 2 3 ऐसा करके गिन रहा है वो। क्या वो डमी था क्या? वो इलेक्शन मशीन वो जो था कहीं से नहीं लग रहा है, पोल बूथ सब कुछ असली लग रहा है उसमें। बिल्कुल। तो ये भी एक तरफ ये जब बोला जाता है तो दूसरी तरफ रियलिटी भी है। और एक, अब अगर बोले एक ही इंसान है, क्या बात कर रहे हो, एक इंसान है, ऐसा बोल के क्या पल्ला झाड़ सकते हो? एक ही तो गलत है, एक गलत हो सकता है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक गलत होगा तो 543 में कितने वोट्स फिर यहाँ से वहां हुए होंगे लोकसभा से वो सब चीज के बीच में। यानी अगर समझिए कि वोट की चोरी प्रूव हो जाती है आने वाले दिनों में, तो हमें इसे रिफॉर्म्स करने के लिए क्या वापस से हमें बैलेट पेपर लाना चाहिए या क्या करना चाहिए जो ये चीज़ें ना हो? जब अमेरिका के जैसा देश जो हमसे इतना विकसित है वो बैलेट पेपर यूज कर सकता है तो हम तो यूज कर ही सकते हैं। हमारा ये मुद्दा था कि हम पेड़ बचाएंगे, इसीलिए हम बैलेट पेपर यूज नहीं कर रहे हैं। क्या कितने समझदार लोग हैं। सोचिए ना, आप पेड़ बचाएंगे उसके लिए बैलेट पेपर यूज नहीं करेंगे लेकिन सरकारें खराब कर देंगे। तो बैलेट हर एक इंसान, हर समझदार इंसान बैलेट पेपर के लिए जा वोट करेगा कि ईवीएम चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए, बैलेट पेपर ही चाहिए हमको। कोई उसमें बीच में वो डालेंगे नहीं कि बैलेट पेपर नहीं चाहिए, ईवीएम चाहिए। बहुत बेवकूफ लोग होंगे जो ऐसे बोलेंगे कि नहीं ईवीएम है। दोनों में टाइम उतना ही लगता है ज्यादातर। अगर देखें तो थोड़े बहुत रिसोर्सेज ज्यादा इसमें बैलेट पेपर में जाते हैं, वो कहीं से वो नहीं है। लेकिन थोड़े रिसोर्सेज यहाँ खर्चा करना बेहतर है, या 5 साल एक ऐसी सरकार के नीचे बैठना बेहतर है जिसने हक से अपनी ताकत से नहीं जीती। आपको जनता जानती है, जनता चुनेगी। बिल्कुल। और यासीन भाई, जेएनयू का एक स्टूडेंट उमर खालिद, जो मोहब्बत की बात करता है, जो भलाई की बात करता है, जो एकता की बात करता है, आज वो 1800 यानी 1800 दिन से एक जेल में बिना ट्रायल के बंद है, अराउंड 5 इयर्स, और अभी तक उसका ट्रायल नहीं हुआ है। इसी तरह उसको बंद रखा गया है, कैद रखा गया है। तो आपका सरकार को लेकर इस पर क्या नज़रिया है? बहुत सारी चीजें आपको जो इसके अंदर देखनी पड़ेंगी। क्या, क्यों बंद किया गया? क्या ऐसा नहीं है कि उमर खालिद है सिर्फ, वो एक नाम आ गया है तो उसको ऐसे तो हजारों लोगों को बंद किया जाता है। अगर आप हजारों नहीं, लाखों लोगों को इंडिया में ऐसे बंद किया जाता है विदाउट ट्रायल। वो पड़े हैं, सड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, जीने की उम्मीद खो देते हैं। शायद मैंने पिछले हफ्ते ही आर्टिकल, उन्होंने जेल से, उमर खालिद ने, कोई न्यूज़पेपर में शायद मैंने पढ़ा या फिर कोई ऑनलाइन मैगजीन में पढ़ा कि अब मुझे, पहले डर नहीं लगता था मुझे जेल से, लेकिन अब लगने लगा है। तो सोचो, जो इंसान इतने दिनों के बाद उसको समझ में आ रहा है जेल कितनी टफ चीज हो सकती है, तो कुछ ना कुछ तो लेकिन गड़बड़ है। 5 साल अगर आपने ऐसे ही गुजार दिए जेल में बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी, यानी अभी आपका स्टार्ट भी नहीं हुआ है और आप ऐसे ही बंद पड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं आपको तो लगेगा कि यार मैं आवाज़ उठा रहा था लोगों के लिए और यहाँ मेरे लिए कोई रोड पर नहीं आ रहा है या मेरे लिए कोई उतर नहीं रहा है इंसाफ के लिए। ऐसा उमर खालिद नहीं है। उमर खालिद जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों छात्र हैं जिनको बंद रखा गया है और जिनकी आवाज़ हम बाहर रहकर बन सकते हैं, लेकिन आवाम में अभी भी अवेयरनेस, उतनी जागरूकता नहीं है। किसके रिगार्डिंग? उमर खालिद के रिगार्डिंग? हाँ, उमर खालिद हो या जितने भी जो भी छात्र हो जो बंद हैं आज। इसीलिए वो सिस्टम पे अटैक करना, मेरे हिसाब से, मैंने बोला ना, बेवकूफ़ी है। आप सिस्टम पे अटैक करेंगे, आप सीधा सीधा बोलेंगे कि ये खराब है, ये गलत है, ये चोरी करता है, ये चोरी करता है। आप उस लेवल पे होंगे ना तो आप कितने भी दूध के धुलो आप वो करेंगे। आई एम नॉट गिविंग उमर खालिद का स्टेटमेंट या फिर कुछ, लेकिन बात यह है कि हम, वेदर ऑपोजिशन हो या फिर मुस्लिम्स हो, हम क्या कर रहे हैं? हम दोष दे रहे हैं कि बीजेपी की वजह से देश के मुसलमानों की हालत ऐसी है। ऑपोजिशन बोल रहा है कि बीजेपी की वजह से सारे हिंदुओं की हालत ऐसी है, दलितों की, किसानों की हालत ऐसी है। लेकिन कोई ये देखने को तैयार नहीं है कि हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, हम काम करना शुरू करें, मुसलमान एक दूसरे में काम करना शुरू करें। वो देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? क्या पॉजिटिव पॉलिटिक्स है? क्यों? क्योंकि उसमें वक्त लगता है, उससे नाम नहीं बनता है इतना इजीली। कितने काम करने वालों को आप जानते होंगे? लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ, इतने सारे काम करने वाले लोग हैं ना दुनिया में,
जो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, 2-3 लोगों को सही कर रहे हैं, 10 लोगों को लेके काम कर रहे हैं, 15 लोगों को लेके काम कर रहे हैं, उन लोगों की तरह बनिए। उनके ऊपर तो कभी ऐसे केस मैंने नहीं देखे। जो काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके ऊपर मैंने कभी केस नहीं देखे। और वो किसी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां पे सरकार बीजेपी की है, मैंने कभी वहां पर उनके ऊपर केस नहीं देखे। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी को गाली नहीं दे रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि इंडिया की सरकार ऐसी है, ये सरकार ऐसी है, वो सरकार ऐसी है, हाँ कांग्रेस अच्छा है या फिर ये अच्छी है। वो अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको नहीं बोलना आता है सलीके से, उमर खालिद की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू नोट, लेकिन बहुत सारे लोग जो एक्सेप्शनली बंद हो जाते हैं वो इसलिए क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री को गाली दोगे जबरदस्ती, तो क्या कोई बेवकूफ है आपको जो जेल में नहीं डालेगा? अरे कुछ भी हो, लेकिन वो है तो अभी देश का प्रधानमंत्री ना। उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रुतबा है। उस चीज को तो आप कभी भी वो नहीं करेंगे ना। आपके दादाजी आपको पसंद हो नहीं पसंद हो, आप उनके सामने जाके उनको गाली तो नहीं देते हैं। वो चीजें भी हमको समझने की जरूरत है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, काम करने की बात करें, काम शुरू करें। दूसरों की गलतियां गिनाकर उसके ऊपर कैंपेन्स बनाना बहुत आसान काम है। मैंने इसीलिए ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है, इट्स कमिंग फ्रॉम प्रशांत किशोर। मैं आपको बोल रहा हूँ, एनीवन हु इज वाचिंग दिस, प्रशांत किशोर को एक बार सर्च कीजिए, गो थ्रू हिज लाइफ। वो सत्ता में आने के बाद क्या करते हैं उस चीज का कोई गारंटी नहीं ले सकता, वो खुद भी नहीं ले सकता, खुद बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो आप इंसान ने काम करने की जो बात कर रहा है, वो बहुत ब्राइट फ्यूचर लेके आने वाले बिहार के लिए। आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आपने उमर खालिद की वीडियो देखी होगी जिस पे कहा गया है कि हेट स्पीच फैलाया उमर खालिद ने, अगर आपने देखी होगी तो उमर खालिद कह रहे हैं कि अगर वो हमें लाठीचार्ज करेंगे तो हम हाथ में तिरंगा लेकर जाएंगे, हम मोहब्बत से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, लेकिन हम दंगा नहीं फैलाएंगे या हम हेट नहीं फैलाएंगे। वो ये बात कर रहे हैं। और हर तरफ उस वक्त जब उनको कैद किया गया, उस वक्त हर तरफ यही था कि भाई उमर खालिद ने हेट स्पीच फैलाई है। कन्हैया कुमार का कहना है कि जो कन्हैया आप बात कर रहे थे जिनकी, उनका कहना है कि ये तो वो बात हो गई कि किसी बंदे को आप बीच रोड पर बांध दो और उस पर सब लोग पत्थर फेंके, और सरकार ये बता रही है कि देखो जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा या जो प्रोटेस्ट करेगा उसका यही हश्र होगा। देखिए, आपने अभी उमर खालिद की बात की। उमर खालिद हो या फिर एनीवन जो भी स्पीच दे रहा है या फिर कोई भी पब्लिक में, कल मुझे भी आके बोल सकता है कि मेरी आवाज सुन के, मेरी बात सुन के साहिर ने जाके इस लड़के को मार दिया। साहिर ने जाके एक हिंदू लड़के को मार दिया। उनको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, पहले आई एम क्लियर। राइट राइट। उनको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि उसने मेरी वीडियो देखा था। हो सकता है आप मुझे फॉलो करते हो सकता है आपकी गैलरी में मेरी वीडियो हो सकती है ना। हो सकती है। कोई भी सबूत के बिना पर वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, और ये हो रहा है। ठीक है, उसमें ये नहीं होता, कोई भी नहीं चेक किया जाता क्या इंसान ने क्या बोला था, क्या इंटेंशन से बोला था। अगर आप एक स्पीच दे रहे हैं, दो लोग ने पीछे गुलाब जामुन में लड़ाई करने लगे, गुलाब जामुन मेरा है करके, तो भी आप जेल में जा सकते हो। सिंपल। उस चीज में अभी अगर वो लग रहा है कि उनको कंपटीशन है, वो कोई सरकार को लग रहा है कंपटीशन है, ये लोगों को जागरूक कर देगा, तो वो इंसान डाल देते हैं। एनीवन, इट में बी उमर खालिद, इट में बी एनी अदर एक्टिविस्ट। तो ये तो सरकार का डबल स्टैंडर्ड हो गया। हर सरकार करती है ये, हर सरकार करती है। कोई आप बोलिए ना, आप घर के जो हैं, घर के सरताज हैं आप कब सुनेंगे अपनी जो कोई भी सरकार जब पावर में होती है तो अंधी हो जाती है ना। राइट। मैंने क्या बोला, हर बुराई के 2014 के बाद स्टार्ट हुई। अगर हम यहाँ पे कांग्रेस का झंडा लेके पॉडकास्ट करने बैठे तो मैं कर सकता हूँ 2014 के बाद बुराई स्टार्ट हुई है, मैं कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ तो, लेकिन वो तो नहीं हूं मैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लॉजिकली देखें तो हर सरकार में होता है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हम सरकार से नीचे क्यों लेके आ रहे हैं? वो तो जो सही करने वाला है, जैसे करने वाले हम लोग करेंगे कोशिश, लेकिन नीचे से भी तो जानी चाहिए ना वो आवाज कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उठ रही है क्या ये आवाज? हमने बोला क्या कुछ? क्या हम जो बोल रहा है उसके पास पावर है क्या? आप बोलो किसी बड़े लेवल के आदमी ने या फिर बहुत बड़े बड़े लोगों ने आके एक साथ होके बोला कि हम कोई ना कोई सिस्टम बंद कर देंगे, कोई काम हम होने नहीं देंगे अगर वो रिहा नहीं हुआ तो होगा क्या? बाल ठाकरे अगर एक एग्जाम्पल लें, जो कि लोगों को जागरूक करने का, या फिर मराठी अस्मिता की रिगार्डिंग बात, आ सकता था क्या कोई पुलिस वाला उनके रेसिडेंस के अंदर? कर सकता था क्या टच?
नहीं ना, गेट तक भी आ सकता था कि बिना परमिशन के, नहीं ना। नहीं। क्यों? सरकार के सपोर्ट से नहीं, लोगों के सपोर्ट से, पावरफुल लोगों के सपोर्ट से। तो वो पावरफुल लोग जब तक बैठे रहेंगे ना दबके, और जानता हूं मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो बोलते हैं यासिन तू कर, आप करो, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जो जो चीजें चाहिए वो हम लोग, लेकिन सामने क्योंकि हम लोग का इन लोग से, तो ये चीजें जब तक होंगी ना, मैंने आपको बाल ठाकरे का एग्जांपल, ये एक बार कनेक्ट करके देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको नहीं लगता कि जो हम अभी बात कर रहे हैं उमर खालिद पर, जो हम बात कर रहे हैं, तो 5 साल उसका ऐसे ही गुजर गया, कोई ट्रायल नहीं हुआ है, तो ये रूल ऑफ लॉ चल रहा है या रूल ऑफ पावर चल रहा है? रूल ऑफ पावर चल रहा है। लेकिन कल को अगर उसको क्लीन चिट मिल जाती है कि ये बंदा हमने जिस सज़े के लिए इसको रखा हुआ है जेल में, उसको क्लीन चिट मिल गई कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो क्या उसका जितना अरसा गया है, 5 साल 6 साल, पता नहीं है वो कब रिहा हो, 10 साल 15 साल, क्या उसकी भरपाई कर पाएगी सरकार? नहीं, सिस्टम ऐसे ही बनता है ना, डेमोक्रेसी यही तो चीज है। हमने डेमोक्रेसी एक्सेप्ट किया, ये तो उसके खामियाजे हैं। लेकिन होनी चाहिए थी। नहीं, नहीं होनी चाहिए थी। आने वाली जिंदगी भी उनकी बर्बादी होगी अभी, क्योंकि अब आपको पता है ना वो बाइज्जत बली हो गए। जिन लोगों के दिल में एक धारणा बैठ गई कि हेट स्पीच देता है, हिंदू मुस्लिम में दंगे कराता है, क्या वो क्लियर कर पाएगी सरकार? किसी के रिगार्डिंग में क्या क्लियर? एक बार सरकार के किसी बड़े आदमी ने आके बोल दिया, एग्जाम्पल नीतीश राणे ने आके बोल दिया साहिर आतंकवादी है, साहिर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, चुपचाप आके घर में खाना पीना खा रहा है, सो जा रहा है, क्लियर कर पाओगे कि साहिर अपनी जिंदगी में कभी है? क्लियर कर पाओगे कि साहिर मैं आतंकवादी नहीं हूं? हो गए ना, जिंदगी भर के लिए तुम्हारा नाम पड़ गया ना। ये पावर होती है, इसीलिए सोच समझ के स्टेप्स लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कई चीजें हुई हैं, हर जगह कहीं किसी ना किसी की गलती होगी, किसी ना किसी के पास ज्यादा पावर है। हर जगह पे कुछ ना कुछ हमारी गलती भी हो सकती है, कुछ ना कुछ सामने वाले की भी पावर में इजाफा हो गया तो वो कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैंने ये क्वेश्चंस इसीलिए ऐड किए कि अगर हम बाहर बैठकर किसी के लिए कुछ काम कर सकते हैं और हम किसी की आवाज़ बन सकते हैं, तो हमें बनना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि जो हमारे लोग देखेंगे इसको, चाहे वो रील्स के थ्रू हो या यूट्यूब के थ्रू हो, उनमें इन चीज़ों की अवेयरनेस जो कहीं सो गई थी, वो कहीं जागेगी। हमारा जो अगला पड़ाव है पॉडकास्ट में, वो एक हाइपोथेटिकल फन के लिए थोड़ा मैंने कुछ क्वेश्चंस रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस है कि अगर आप मुमरा के नहीं, मतलब अगर आप बॉम्बे के यहाँ के सीएम बनते हैं एक दिन के लिए, तो सबसे पहला चेंजेस क्या लाना चाहेंगे? म्युनिसिपल अथॉरिटीज को स्ट्रिक्ट करना चाहूंगा। ओके। और अगर आपको 100 करोड़ का फंड दे दिया जाए, तो वो 3 काम बताइए जो आप करना चाहेंगे सबसे पहले। सबसे पहले तो एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट होता रहे कंटिन्यूअसली, ताकि 100 करोड़ कभी ख़त्म ना हो। दूसरी चीज़, एक ऐसी फैसिलिटी बनाना जिसमें ये 100 करोड़ को सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग बने, क्योंकि अगर गलत लोगों पे पैसा खर्चा करूंगा तो गलत पैसा बर्बाद होगा। तो तीसरी चीज़ ये, जिनको इमीडिएट ज़रूरत है, अगर भूखे को खाना चाहिए तो भूखे को खाना मिलना चाहिए। गरीब के घर में लाइट नहीं है तो उसको लाइट मिलनी चाहिए। अगर किसी के घर पे छत नहीं है तो वो छत उसके घर में होनी चाहिए। ये तीनों काम करना चाहूँगा। और जिस तरह की आप इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं, कंट्रोवर्शियल होती है थोड़ी बहुत कहीं न कहीं से, तो अगर ऐसी वीडियो पर फाइन लगना स्टार्ट हो जाए, तो आप फिर भी वीडियो बनाते रहेंगे या फाइन भरते रहेंगे? पे करने वाले बहुत हैं। क्या बात है! तो मैं आपसे और कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा, उसमें सिर्फ़ आपको एक लाइन में आंसर करना है। सबसे पहला है ज़िंदगी, लिव इट। पैसा, आ जाएगा। मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह। घर, सुकून। एजुकेशन, इम्पोर्टेंट। बुक्स, नीड। फ्रेंड्स, ज़रूरी है। मूवीज़, जान। जान। तब तो मैं आपने बहुत शौकीन सैयारा हूँ। देखी होगी ज़रूर। नहीं, फिल्म मेकिंग के लिए देखी थी मैंने स्टोरी मेरे को याद नहीं है, लेकिन फिल्म मेकिंग फैबुलस यार, बहुत अच्छी फिल्म मेकिंग है। बहुत टाइम बाद ऐसी फिल्म मेकिंग हुई है जिसमें स्टोरी कुछ नहीं थी ना, स्टोरी तो किसी को पसंद नहीं आई, लेकिन फिल्म मेकिंग के हिसाब से देखें तो फिल्म मेकिंग मार्वलस जॉब है। 500 करोड़ कोई भी ऐसे नहीं कमा के जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने फ़िल्म मेकिंग के हिसाब से देखी और मैंने लिरिक्स के हिसाब से देखी। हम्म। लिरिक्स और उसके जो कॉम्पोजिशंस हैं, इरशाद कामिल के जो लिरिक्स हैं,
बोल हैं, वो कमाल का काम किया है उस पर। बाकी स्टोरी तो आपको पता ही है क्या है। और रैपिड फायर में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। इंस्टाग्राम या ग्राउंड रियलिटी एक्टिविज्म? ग्राउंड रियलिटी एक्टिविज्म। कॉफ़ी विथ नेता या टी विथ यूथ? टी विथ यूथ। वन लीडर जिसको आप ओपनली चैलेंज करना चाहोगे, कोई एक लीडर। कन्हैया कुमार। क्या बात है। बेस्ट पॉलिटिशियन इंडिया में भी कौन है? प्रशांत किशोर। क्या बात है। सोशल एक्टिविज्म या पॉलिटिक्स, फ्यूचर चॉइस? पॉलिटिक्स। एक कोई बैड हैबिट मुमरा की जो आप डिलीट करना चाहेंगे? रिक्शा में बैठना। मुमरा का कोई एक अच्छा मोमेंट जिस पे आप प्राउड फील करते हैं? जो सीमेंट रोड्स बने, जो एम गेट बना, जो स्टेशन खूबसूरत हुआ, एमएम वैली के रोड्स बने। Right. रोड्स बहुत बहुत खूबसूरत बन रहे हैं। यासीन भाई, आपकी जितनी वीडियोस आ रही है इंस्टाग्राम पर, उससे लोगों के सोच में तब्दीली आ रही है या सिर्फ आपके फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ रहे हैं? बहुत तब्दीली आ रही है। लोगों की एक किरण है, एक उम्मीद की किरण है कि अगर अब आवाज़ सही होगी तो मेरा नंबर उनके फ़ोन में सेव्ड है। क्या बात है। आखिरी क्वेश्चन, अगर आप यूथ के लिए कुछ कहना चाहें जो यूथ को लाइफ लॉन्ग याद रहे आपकी बातें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। क्या बात है। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। और आपने आज हमारे पॉडकास्ट में बदलाव में आकर जिस तरह से वक्त दिया है, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। और आपने जितनी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन शेयर की है, उससे जनता का बहुत फ़ायदा होगा। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम जब भी आपको याद करेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे, यूं ही हंसते मुस्कुराते बिल्कुल। रहेंगे। और हम नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएंगे तो इंशाल्लाह आपका 100 के क्रॉस हो चुका होगा जल्द ही। तो बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। ज़रूर। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। और इसी तरह का पूरा अपडेट लेने के लिए बने रहें हमारे साथ। हम यासीन फ़हीम कुरैशी जैसे जितने यूथ हैं उसको आपके सामने लेकर आते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको आपके सामने लेकर आते हैं। तो हमारा अपडेट देखने के लिए, जानने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और हमारे और भी गेस्ट आएंगे रफ्ता, तो आपको अगर कुछ लगता है कि आपके क्वेश्चंस हमारी चीज़ों में, हमारे पॉडकास्ट में ऐड होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, ताकि हम अपना एक सेगमेंट बनाएं, पब्लिक सेगमेंट, जिसमें हम पब्लिक के क्वेश्चंस को यहाँ पर रखें, पब्लिक के मशवरों को रखें, पब्लिक के राय को रखें। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हसन स्टूडियो का बदलाव एपिसोड। बहुत शुक्रिया।